अगर एक भूत को सुधारने का मौका मिले तो क्या आप उसके रूप पर ध्यान देंगे या उसकी क्षमताओं पर? पेई लिंग के लिए बेशक वह दोनों चाहता है। हालांकि कोई दोनों चीजें एक साथ नहीं पा सकता। ऐसा करने की कोशिश का नतीजा यह हुआ कि उसने जिस महिला भूत को सुधारा वह दिखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन उसकी साधना का स्तर काफी निराशाजनक है। इसलिए वह उसे कुछ सफाई के काम सौंप देता है। जहां तक उसकी बात है, वह अपनी बंद दरवाजे की साधना के दौरान बनाए गए अमृत को सौंपने की योजना बनाता है जिंग जिंगशान को बेचने के लिए। लेकिन जिंग जिंगशान के मुरझाए ऑर्किड आंगन में पहुंचने पर पेई लिंग ने ध्यान दिया कि सामने का दरवाजा और भी खराब हो गया है और उसका स्वागत करने वाली ओ यांग सीनियर सिस्टर बहुत चिंतित दिख रही है। वह सबसे बुरे का डर महसूस कर रही थी। पेई लिंग जांच करने के लिए अंदर भागा। सौभाग्य से जिंग जिंगशान गंभीर रूप से घायल नहीं है, लेकिन वह बेमतलब की बातें कर रहा है। ओयांग सीनियर सिस्टर बताती है कि जिन सुताई द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद से जिंग जिंगशान की यही हालत है। पेई लिंग के पास कोई शब्द नहीं थे। अगर जिंग जिंगशान सच में पागल हो गया है तो अमृत बेचने में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और पैसे कमाने में भी अचानक गंभीर रूप से बीमार दिख रहा जिंग जिंगशान सीधा बैठ जाता है और पेई लिंग के कपड़े पकड़कर उसे कोसता है, तुम छोटे बदमाश, तुम हर जगह फ्लर्ट करते हो और मुसीबत खड़ी करते हो, तुमने तो मुझे लगभग मरवा ही दिया था। पेई लिंग जल्दी से उच्च श्रेणी की फाउंडेशन गोलियों से भरा एक स्टोरेज बैग निकालता है और जेड पिल साधनाएं उसे शांत करने के लिए। लाभ का अवसर देखकर जिंग जिंगशान अनिच्छा से इसे जाने देता है। आखिरकार पेई लिंग ऐसा व्यक्ति है जिसे वह काफी पसंद करता है। लेकिन फिर पेई लिंग यह पूछकर एक बड़ी गलती कर बैठता है, अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो तुम पागल होने का नाटक क्यों कर रहे हो? यह बात जिंग जिंगशान को सच में गुस्सा दिला देती है। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो और फिर भाग जाते हो और मुझे बलि का बकरा बना देते हो। अगर मैंने पागल होने का नाटक नहीं किया होता तो वह पागल औरत मुझे आसानी से कभी नहीं जाने देती। ठीक है, मैं 10,000 सर्पों के सागर की एक और यात्रा करूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे लिए और कोई मुसीबत खड़ी की तो मुझ पर कोई एहसान न करने का आरोप मत लगाना। पेई लिंग जल्दी से कोई और परेशानी न खड़ी करने का वादा करता है। यह देखकर जिंग जिंगशान अपनी छड़ी के सहारे लंगड़ाता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन जाने से पहले वह पेई लिंग को याद दिलाता है, बाहरी पंथ की भव्य प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराना मत भूलना। पहले आने पर पुरस्कार बहुत उदार है। उच्च श्रेणी के अमृत, दुर्लभ खजाने, तात्विक सार, इतने ज्यादा कि वे शायद एक स्टोरेज बैग में भी फिट न हो। हालांकि जिंग जिंगशान को पेई लिंग से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। आखिरकार पंथ में अनगिनत प्रतिभाएं हैं। अपने समय में वह बाहरी पंथ में एक उल्लेखनीय व्यक्ति था, लेकिन मुश्किल से ही शीर्ष 10 में जगह बना पाया था। जैसे ही जिंग जिंगशान मुरझाए ऑर्किड आंगन से निकला, पेई लिंग ने एक चीख सुनी। बिना किसी शक के यह वही पागल औरत होगी जो उसे फिर से घेर रही है। समय बीतता गया और जल्द ही बाहरी पंथ की भव्य प्रतियोगिता का प्रारंभिक दौर आ गया। चयन प्रक्रिया काफी जटिल है। विभिन्न शिखरों पर प्रारंभिक जांच से शुरू होकर क्षेत्रीय चयन के बाद और अंत में अन्य 3 क्षेत्रों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिनिधियों का चयन होता है। जीतना आसान नहीं है। पेई लिंग का पहला प्रतिद्वंद्वी तियान सुनान है, जिसे हुआंगेन शिखर का सबसे मजबूत फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का शिष्य कहा जाता है। यह जानबूझकर हुआंगेन शिखर के बुजुर्ग पिंग द्वारा व्यवस्थित किया गया था, क्योंकि जिन शिष्यों को पेई लिंग ने पहली बार शामिल होने पर उनके विश्वासघात के लिए मारा था, उनमें से एक ली पिंग का पोता था। इतनी गहरी दुश्मनी के साथ हुआयान शिखर का एक बुजुर्ग पेई लिंग को आसानी से कैसे जाने दे सकता है? जल्द ही पेई लिंग और तियान झोंगहान तैयार हैं। दर्शकों की फुसफुसाहट से यह स्पष्ट है कि तियान झोंगहान बहुत शक्तिशाली है, खासकर उसका पीला चेहरा। एक 3 दिन पुरानी लाश भी उससे ज्यादा जीवंत लगेगी। रेफरी के संकेत के साथ तियान झोंगहान हमला शुरू करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पीछे कई भयानक खोपड़ियां प्रकट हुईं जो पेई लिंग पर हमला कर रही थी।
पेई लिंग लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता और अपनी खून की प्यासी ब्लेड तकनीक का उपयोग करता है तियान जुआंग पर हमला करने के लिए। हालांकि अगले ही पल अरीना में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है जब तक कि रेफरी परिणाम की घोषणा नहीं कर देता। तब जाकर लोग प्रतिक्रिया देते हैं। क्या यह वही पेई लिंग है जिसने हान परिवार की हवेली के मिशन पर अपने सभी साथी शिष्यों को मार डाला था? बहुत भयानक है। उसने सीनियर तियान को सिर्फ एक ही वार में हरा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि जिन सुमयान ने उसे अपना दाव साथी बना लिया है। इस पल पेई लिंग भी हैरान है। क्या हुआ यान पीक के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में नंबर 1 माना जाने वाला तियान झोंगहान इतना कमजोर है? मेरे बारे में ये सारी अफवाहें कहां से आईं? यहां तक कि हुआ यान पीक के बुजुर्ग पिंग भी पूरी तरह से चौंक गए हैं। इतनी भयानक शक्ति यह ऐसी चीज नहीं है जो बिना किसी सहारे के एक सामान्य कल्टीवेटर के पास हो सकती है। पेई लिंग ने अभी अभी जिस खून की प्यासी ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया है उसे देखते हुए यह बहुत संभव है कि उसका समर्थक ली लियू है। अगर आप ली लियू को गुस्सा दिलाते हैं तो उसके पूरे परिवार का सफाया हो सकता है। लचीला होना एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। पिंग जल्दी से पेई लिंग से संपर्क करने का फैसला करता है। वह कहता है कि उसके पोते को वही मिला जिसका वह हकदार था और उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उम्मीद करता है कि पेई लिंग पुरानी दुश्मनी भुला देगा और कि उनका परिवार शायद ली लियू के सामने उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कह सकता है। वह पेई लिंग से उदार होने और अपने परिवार के खिलाफ द्वेष न रखने की विनती करता है। अंत में वह सद्भावना के प्रतीक के रूप में पेई लिंग को उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों से भरा एक स्टोरेज बैग प्रदान करता है। सद्भावना के प्रतीक के रूप में पेई लिंग कोडोट जहां तक हुआ यान पीक पर बची हुई प्रतियोगिताओं का सवाल है। पेई लिंग को अब और भाग लेने की जरूरत नहीं है और वह केवल दक्षिणी क्षेत्र के चयन की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। पेई लिंग अंदर से बहुत खुश है। फेरी ली की प्रतिष्ठा सच में काम आती है, दुश्मनों को मददगार बना देती है। मुफ्त का पैसा क्यों मना करें? इसलिए पेई लिंग खुशी खुशी पिंग का उपहार स्वीकार कर लेता है। जैसे ही पेई लिंग घर लौटता है और कीमिया शुरू करने की तैयारी करता है, एक मेहमान आता है। हैरानी की बात है कि यह जिन सुमयान और लुल क्यांग हैं, जिनमें से पहली वाली की उसने बदनामी की थी। जिन सुमयान के आने पर पेई लिंग माफी नहीं मांगता। वह घमंड से मानता है कि चूंकि जिन जिंगशान ने पहले ही उसकी वजह से मार खा ली है, इसलिए दुश्मनी रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिन सुमयान तो बस यह पूछने आई थी कि क्या उसने हुआ यान पीक का प्रारंभिक दौर पास कर लिया है। सकारात्मक जवाब मिलने पर वह कहती है कि वह उससे ईमानदारी से हिसाब बराबर करेगी। दक्षिणी क्षेत्र के चयन के दौरान पेई लिंग एक पल के लिए अवाक रह जाता है। जिन सुमयान जो हमेशा कीमिया में डूबी रहती है, उसका शरीर कमजोर है। वह शायद उसे अपनी उंगली के एक झटके से मार सकता है। क्या यह सिर्फ मुसीबत मोल लेना नहीं है? अगर कुछ अनपेक्षित हो गया तो कौन जानता है कि जिन सुताई उसके साथ क्या करेगा। शुक्र है कि लुल क्यांग बीच बचाव करने के लिए आ जाती है और पूछती है कि वे किस बात पर झगड़ रहे हैं और सुझाव देती है कि वे बात करके मामला सुलझा लें। बात करते करते वह जिन सुमयान और पेई लिंग की उंगलियों को एक दूसरे में कसकर फंसा देती है। जिन सुमयान का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। किसने कहा कि हम एक जोड़ा हैं? पेई लिंग मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि साथी शिष्यों को जानलेवा लड़ाई क्यों करनी चाहिए। चूंकि सीनियर सिस्टर जिन कीमिया में माहिर हैं, तो क्यों न उसी में मुकाबला किया जाए। हारने वाला जीतने वाले के रहमो करम पर होगा। पेई लिंग की धृष्टता देखकर जिन सुमयान स्वाभाविक रूप से सहमत हो जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेई लिंग हार मानने से इनकार न करे। बाद में जिद्दी जिन सुमयान लुल क्यांग को रेफरी बनने के लिए कहती है। हालांकि लुल क्यांग बस सब कुछ जानते हुए मुस्कुराती है, यह सोचकर कि आजकल के युवा जोड़े कितने रचनात्मक हैं। वह कल्पना करती है कि हारने वाले के लिए आज रात मुश्किल होगी। वह कुछ अनुचित बंधन वाले खेलों के बारे में भी सोचती है। इसी पल जिद्दी जिन सुमयान अपनी कीमिया शुरू करती है। यह कहना होगा कि कीमिया में उसकी प्रतिभा वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है।
एक प्रतिभाशाली कीमियागर के रूप में आग पर उसका कुशल नियंत्रण और सामग्री पर उसकी महारत वास्तव में पी लिंग को प्रभावित करती है। लेकिन उसे डरने की क्या जरूरत है जिसके पास मदद के लिए एक सिस्टम हो। खासकर इन घमंडी जीनियस कोडोट, आप उन्हें शक्ति के अंतर का जितना अधिक एहसास कराते हैं, आप उन्हें उतनी ही पूरी तरह से जीत सकते हैं। हालांकि पी लिंग की चालाक रणनीति लुओ गुआंग की आंखों में अलग तरह से दिखती है। ऐसा लगता है कि शिष्य भाई पी विनम्र रहना पसंद करते हैं, इसलिए वह जानबूझकर विरोध न करने का विकल्प चुनता है और हार स्वीकार कर लेता है, यह देखकर कि समय सही है। पी लिंग अपने एक बटन वाले ऑटोपायलट सिस्टम को सक्रिय करता है और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब सिस्टम एक संदेश दिखाता है जिसमें एक मुफ्त ग्रेड 8 कीमिया भट्टी देने की पेशकश होती है। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है लेकिन इसे ठीक करने में बहुत देर हो चुकी है, वह देखता है कि सिस्टम द्वारा नियंत्रित उसका शरीर हवा में उछलता है और जिन सोम्योन के चेहरे पर जोर से लात मारता है। अचानक हुए इस हमले से जिन सोम्योन हक्की बक्की रह जाती है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है। लुफयांग स्थिति को समझ जाता है और शिष्य भाई पी के उत्सुक व्यवहार को देखकर अंदाजा लगाता है कि वह शायद अब असली काम शुरू करने वाला है। समझदारी दिखाते हुए लुफयांग तुरंत जाने का बहाना ढूंढता है ताकि प्रेमी जोड़ों को कुछ एकांत मिल सके। पी लिंग भी परेशान है, यह सोचकर कि सिस्टम का धोखा हास्यास्पद से परे है। वह अफसोस करता है कि अगर किसी को लूटना ही है तो कम से कम इतना खुलेआम तो मत करो। आधे घंटे बाद जिन सुमयान को आखिरकार होश आता है और वह तुरंत गुस्से से आगबूला हो जाती है। वह पी लिंग को मौके पर ही मार देना चाहती है। हालांकि पी लिंग, जिसे सिस्टम ने अनगिनत बार धोखा दिया है, वह समझाने की जहमत नहीं उठाता और ढीला पड़ जाता है। मैं जीत गया, मेरा तुम पर हमला करने का इरादा नहीं था। अगर तुम वापस लात मारना चाहती हो तो मारो। यह सुनकर जिन सुमयान अपनी ग्रेड 8 कीमिया भट्टी को देखती है तो पाती है कि उसके अंदर 8 उच्च श्रेणी की आधार निर्माण गोलियां बड़े करीने से रखी हुई हैं। उच्च श्रेणी की आधार निर्माण गोलियां बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हर गोली में इस स्तर की गुणवत्ता हासिल करना लगभग अविश्वसनीय है। शायद शीर्ष कीमियागर भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पी लिंग इसे आसानी से कर लेता है। हारना उसे डराता नहीं है, बल्कि उसकी हार की पूर्णता है जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती। लाचारी और निराशा की भावना से अभिभूत होकर वह खुद को बेतहाशा सिसकने से नहीं रोक पाती। ठीक उसी समय जब पी लिंग आगे बढ़ने वाला होता है, उसे सांत्वना देने के लिए वह देखता है कि जिन सुमयान धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही है और बुदबुदा रही है, मैं हार गई, मेरे साथ जो चाहो करो। ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर पी लिंग अपना संयम बनाए रखने का विकल्प चुनता है। वह जिन सुमयान से केवल दक्षिणी क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी साझा करने के लिए कहता है। चयन के बारे में ऐसा नहीं है कि पी लिंग विशेष रूप से गुणी है, बल्कि इसलिए कि जिन सुमयान का चचेरा भाई कुख्यात रूप से क्रूर है। इससे पी लिंग को जिन सुमयान से थोड़ी सद्भावना मिलती है, जो यह भी सोचने लगती है कि शायद उसने उसे गलत समझा था। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। पवित्र संप्रदाय में जहां ताकत ही सर्वोच्च है, वहां हर 10 साल में 4 क्षेत्रों के बाहरी शिष्यों के बीच एक प्रतियोगिता होती है। यह प्रतियोगिता निर्धारित करती है कि संप्रदाय के भीतर विभिन्न चोटियों को संसाधन कैसे आवंटित किए जाते हैं। जिन सिमियन कहती है कि दक्षिणी क्षेत्र में जिस पर नजर रखनी है वह गोंगजेन है। रुआशी पीक से जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, वह इस दक्षिणी क्षेत्र चयन का चैंपियन होने की संभावना रखता है। उसके अलावा 4 और साधक हैं जिनसे सावधान रहना है। फ्लाइंग स्कल पीक की चिंग चिंग घोस्ट हैंड पीक का शिनझाओ घोस्ट, विलो पीक का वुमेंग्यान और ब्लैक टाइड पीक का झाओतियान लाई। जिन सुमयान एक त्वरित विश्लेषण के लिए तांग नानजाई को आधार के रूप में भी इस्तेमाल करती है। गोंगजियान की क्षमताएं तांग नानजाई से कहीं ज्यादा हैं, जबकि बाकी शायद उसके बराबर हैं। यह सुनकर पी लिंग में आत्मविश्वास की लहर दौड़ जाती है। आखिरकार वह तांग नानजाई के हमलों का सामना करने में सक्षम था। आधार निर्माण के 7वें स्तर पर भी। अब जब वह 9वें स्तर पर है तो उसे लगता है कि गोंगजियान के अलावा कोई भी उसके लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। अपनी इच्छित जानकारी प्राप्त करने के बाद पी लिंग जिन सुमयान से कहता है कि वह जाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि जिन सुमयान झिझकती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। पी लिंग को खतरे का आभास होता है। क्या वह बदला लेने की सोच रही है? शुक्र है कि वह केवल अपने शोध के लिए उसके द्वारा बनाई गई एक उच्च श्रेणी की आधार निर्माण गोली खरीदना चाहती है। इससे पी लिंग का मन शांत हो जाता है।
वह तुरंत उसे अपने द्वारा बनाई गई उच्च श्रेणी की अमृत औषधियों का एक थैला देता है, साथ में आधार निर्माण गोलियों की एक रेसिपी भी देता है। आखिरकार उसके सिस्टम ने उसे एक से ज्यादा बार धोखा दिया था। उसकी भरपाई करना उचित ही है। अमृत औषधियां प्राप्त करने पर जिन सुमयान चुपचाप गोली बनाने की कला में पेई लिंग को पार करने की कसम खाती है। हालांकि जैसे ही वह पेई लिंग के निवास से निकलती है, वह लुओ गुयांग को एक संतुष्ट नज़र से उसे चिढ़ाते हुए सुनती है। प्रेमी जोड़े किस बात पर बहस कर रहे हैं? तुम तो बहुत खुश लग रही हो। शिष्य भाई पेई ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया होगा। हालांकि यह मेरी सोच से ज्यादा तेजी से हुआ। जिन सुमयान का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और जैसे ही वह समझाने वाली होती है, लुओ गुयांग उसकी बात काट देता है। क्या दाओ साथियों के बीच शर्माने वाली क्या बात है? जूनियर भाई पेई तो तुम्हारे ऊपर तब झपटने के लिए बेताब था जब तुम गोलियां बना रही थी, और उसने तुम्हें बेहोश भी कर दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। जीन सुमयान का उबलता हुआ गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। पेई लिंग, तुम कमीने, हमारे बीच यह बात खत्म नहीं हुई है। समय तेजी से बीतता है और जल्द ही दक्षिणी क्षेत्र के चुनाव का दिन आ जाता है। जीन सुमयान कार्यक्रम स्थल पर जल्दी पहुंच जाती है, पेई लिंग का इंतजार करने के लिए। हालांकि वह खुद को झाओ उपनाम वाले एक चापलूस से परेशान पाती है। लुओ गुयांग यह देखता है और उसे तुरंत डांटते हुए कहता है, जीन सुमयान पहले से ही किसी की है, तुम्हें उसे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। उधर देखो, वो जूनियर भाई पेई लिंग है और वो और जीन सुमयान एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। उनके मामलों में दखल मत दो। यह बात चापलूस झाओ को गुस्सा दिला देती है। जब पेई लिंग आता है तो जीन सुमयान उसे तुरंत रोकती है और कहती है, ध्यान रखना कि तुम पहले ही दौर में बाहर न हो जाओ। मेरी योजना अगले दौर में तुम्हें चुनौती देने की है। पेई लिंग अवाक रह जाता है और सोचता है कि वह कितनी जिद्दी हो सकती है। हालांकि उनकी सार्वजनिक बातचीत को देखने वाले उनके रिश्ते की पुष्टि के रूप में लेते हैं। यहां तक कि जीन सुताई, जो असलियत जानने वाला अकेला शख्स है, भी डगमगाने लगता है और तुरंत जानकारी के लिए जिंग जिंग शान से पूछताछ शुरू कर देता है। बेचारे जिंग जिंग शान से जीन सुताई द्वारा बहुत कड़ी पूछताछ की जाती है। दक्षिणी क्षेत्र के चुनाव की पहली चुनौती तांबे की गेंदों को पकड़ना है, जिनकी संख्या 100 है। इस दौर को पार करने के लिए आपको एक तांबे की गेंद को तोड़ना होगा। अचानक पूरा मैदान अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि हर कोई आने वाली चीज के लिए तैयारी कर रहा होता है। छत से बड़ी बड़ी तांबे की गेंदें गिरने लगती हैं, उल्कापिंडों की तरह। लोग जल्दी से बचते हैं, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 8वें स्तर के कई शिष्य असावधान पकड़े जाते हैं। कुछ नीचे गिर जाते हैं, दूसरे लोग उस बल से दूर उड़ जाते हैं। पेई लिंग को एहसास होता है कि 1000 से ज्यादा प्रतिभागी हैं, लेकिन केवल 100 तांबे की गेंदें हैं। वह जानता है कि यह इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वह सही मौके का इंतजार करने का फैसला करता है। जैसे ही वह यह सोच रहा होता है, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 8वें स्तर का एक शिष्य एक तांबे की गेंद पर हमला करता है। टंटनाहट की आवाज हवा में गूंज जाती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शिष्य के हमलों से तांबे की गेंद पर एक खरोंच तक नहीं आती। हालांकि अगले ही पल तांबे की गेंद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर मौजूद एक तांबे के कवच वाले विशालकाय दैत्य में बदल जाती है। अपनी तांबे की भुजा के एक झटके से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 8वें स्तर का शिष्य तुरंत एक परछाई में बदल जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिसका अंजाम अज्ञात होता है। पेई लिंग थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है कि यह तांबे की गेंद की चुनौती उसकी कल्पना से बहुत अलग है। एक शोरगुल वाले अखाड़े में सादे लिबास में एक शिष्य है, जो शांत और संयमित रहता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सीनियर गोंगजियान है। तांबे के कवच वाले दैत्य को पास आते देख गोंगजियान अपनी आस्तीन झटकता है और गोंगजियान के आदेश पर 4 खून की कठपुतलियां प्रकट होती हैं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के 9वें स्तर की चारों खून की कठपुतलियां तांबे के कवच वाले दैत्य को घेरते हुए बाहर निकलती हैं। तांबे का कवच वाला दैत्य आजाद होने के लिए संघर्ष करता है और गोंगजियान पर अपनी भारी मुठ्ठियां चलाता है। गोंगजियान हमले को रोकने के लिए तुरंत खून की कठपुतलियों को बुलाता है।
जोरदार धमाके से हुए भारी प्रभाव से गोंग जियान की ऊर्जा और खून में उबाल आ जाता है। गोंग जियान फिर से अपना हाथ हिलाता है और 10 दिशा रक्तदान फॉर्मेशन को सक्रिय करता है। खून की कठपुतलियां एक बार फिर हमला करती हैं। यह देखकर तैरते हुए द्वीप पर मौजूद लोग एक साथ हंफने लगते हैं और इस बात से हैरान होते हैं कि गोंग जियान ने खून की कठपुतलियों को प्रशिक्षित किया है। इस स्तर तक बस एक पल में तांबे का कवच वाला दैत्य धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। गोंग जियान मंच पार करने वाला पहला व्यक्ति बन जाता है और अखाड़े में मौजूद शिष्य सीनियर गोंग जियान की जबरदस्त ताकत पर आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकते। पी लिंग जीवन घृणा ब्लेड पकड़े हुए वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है और एक ही बार से हवा में छलांग लगाता है। वह तांबे के कवच वाले दैत्य को 2 टुकड़ों में काट देता है और सीधे अगले दौर में पहुंच जाता है। लोग उसकी भयानक ताकत पर टिप्पणी करते हुए खौफ से हाँफते हैं, खासकर स्टैंड में बैठा जीन सुताई, जिसके ठंडे पसीने छूट जाते हैं और वह सोचता है कि जीन सुमयान इतने दुर्जय दुश्मन से बदला कैसे ले सकती है। कुछ खुश हैं, कुछ चिंतित हैं। जहां तक बगल में जिंग जिंगशान की बात है, वह हैरान तो है लेकिन और भी ज्यादा उत्साहित है। अगर वह पी लिंग से 7 हृदय दानव शिशु कमल हासिल करने में मदद ले पाता है तो वह ग्लैमरस बोन रॉक्सस डायग्राम को पूरी तरह से निखार सकता है। उस समय तक जीन सुताई जो उसे हमेशा से तंग करता रहा है, उसके हाथों में महज एक खिलौना बन जाएगा। हालांकि जिंग जिंगशान की खुशी दुख में बदल जाती है। जो अपनी जीत के नशे में चूर यह भूल गया था कि वह लंगड़ा होने का नाटक कर रहा था। जीन सुताई जो पहले से ही खराब मूड में है, उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। जीन सुताई जिंग जिंगशान को घूंसों और लातों से पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद वे चयन के दूसरे दौर में पहुंचते हैं, जो कि एरिना चैलेंज है। वहां 10 एरिना है और जो इस चरण में सबसे पहले पहुंचता है वह एरिना मास्टर बन जाता है। जो लोग बाद में आते हैं वे एरिना मास्टर को चुनौती दे सकते हैं। नया मास्टर बनने के लिए समय सीमा के अंत में केवल प्लेटफॉर्म पर मौजूद 10 मास्टर ही आगे बढ़ेंगे। जीन सुमियन का एक वफादार अनुयायी होने के नाते जियाओ जिन स्वाभाविक रूप से अपनी देवी के सामने चमकने का कोई मौका नहीं चूकता। इसलिए दक्षिणी क्षेत्र के चयन के दूसरे दौर के दौरान जियाओ जिन बिना किसी हिचकिचाहट के पी लिंग के एरिना को चुनौती देने का फैसला करता है। एरिना में प्रवेश करते ही जियाओ जिन हमला करने में जल्दबाजी नहीं करता है। इसके बजाय वह पहले पी लिंग को अपमानित करने का विकल्प चुनता है, हालांकि इससे पहले कि वह अपने इरादे बता पाता, उसे पी लिंग द्वारा काट दिया जाता है। शुक्र है कि इस दौर के लिए सुरक्षात्मक मंत्र लगाए गए हैं, इसलिए हारने वाले को बिना किसी जान के जोखिम के बस एरिना से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। बाहर निकाले जाने पर जियाओ जिन को डोट एहसास होता है कि पी लिंग उसकी पहुंच से बाहर है। लेकिन जब वह जीन सुमियन को अपनी ओर देखता है तो जियाओ जिन अचानक साहसी महसूस करता है। वह खुद को यकीन दिलाता है कि पी लिंग ने जरूर कोई घटिया चाल चली होगी। वह तुरंत एरिना में फिर से प्रवेश करने का फैसला करता है। यह देखकर जीन सुमियन विनम्रता से सलाह देती है कि तुम्हारी ताकतों में बहुत ज्यादा अंतर है। तुम्हारे लिए दूसरे एरिना मास्टर्स को चुनौती देना बेहतर होगा। लेकिन उसकी सलाह जियाओ जिन को और भी मोहित कर देती है। वह सोचता है, जूनियर सिस्टर जीन मुझसे बात कर रही है, उसे जरूर मेरी भलाई की परवाह है। अगर मैं उसके लिए पी लिंग को सबक सिखा सका तो वह जरूर मेरे साथ डेट पर जाने के लिए मान जाएगी। इस विचार के साथ जियाओ जिन ताकत के अंतर की बहुत कम परवाह करता है। वह कसम खाता है कि वह अपनी जान और किस्मत दांव पर लगा देगा, जीन सुमियन के लिए पी लिंग को अनुशासित करने के लिए। हालांकि एरिना में फिर से प्रवेश करने पर उसे पी लिंग द्वारा तेजी से काट दिया जाता है, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता। इस सिद्धांत पर टिके रहते हुए कि वह अपनी देवी को निराश नहीं कर सकता, जियाओ जिन फैसला करता है मदद के लिए अपनी सारी संपत्ति का उपयोग करने का। वह 50,000 आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत पर गोंग जियान की सहायता प्राप्त करता है। इस समय तक पी लिंग पहले ही 43 चैलेंजर्स से निपट चुका है। अब तक कोई भी उसके एक भी वार का सामना नहीं कर पाया है।
यह पेई लिंग को दक्षिणी क्षेत्र के शिष्यों की ताकत के बारे में कुछ हद तक संशय में डाल देता है। जैसे ही एरिना की लड़ाई अपने अंत के करीब पहुंचती है, गोंग जियान अचानक पेई लिंग को चुनौती देने के लिए पहुंचता है। पेई लिंग सहज रूप से अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन उसके हमले को प्रतिद्वंद्वी आसानी से पकड़ लेता है। हालांकि एरिना में एक ऐसा मंत्र है जो एक दूसरे का चेहरा साफ साफ दिखने से रोकता है, पेई लिंग अंदाजा लगाता है कि यह शक्तिशाली चैलेंजर शायद गोंग जियान है। जो बात उसे भ्रमित करती है वह यह है कि गोंग जियान, जो एक एरिना मास्टर होना चाहिए, उसे चुनौती क्यों दे रहा है। पेई लिंग अपनी सतर्कता कम नहीं होने देता है। वह तुरंत एक और तेज हमले के लिए अपनी ब्लडथर्स्टी ब्लेड तकनीक का उपयोग करता है। गोंग जियान जल्दी से रोकने के लिए एक ब्लड पपेट को बुलाता है, लेकिन उसे गिरा दिया जाता है। पेई लिंग की स्लैश इंटरसेप्ट ब्लेड तकनीक से कई मीटर दूर, उस छोटे बदमाश जियाओ जिन ने मुझे धोखा दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे 1,00,000 आध्यात्मिक पत्थर मांगता। यह गोंग जियान था। जैसे ही वह अपनी अंतिम चाल 10 डायरेक्शन ब्लड डीमन फॉर्मेशन को उजागर करता है, अचानक 10 ब्लड पपेट्स दिखाई देते हैं और पेई लिंग पर भयंकर हमला करते हैं। जैसे ही पेई लिंग बचाव के लिए संघर्ष करता है, पपेट्स एक अजीब तरीके से उसके चारों ओर घूमने लगते हैं और चुभने वाली, बेचैन करने वाली चीखें निकालते हैं। पेई लिंग मानसिक रूप से विचलित महसूस करता है, लेकिन खुद को एक मौका खोजने के लिए मजबूर करता है। कुछ जांच पड़ताल के बाद वह यह निर्धारित करता है कि मौका उसके ऊपर है। हालांकि इससे पहले कि वह छलांग लगा पाता, गोंग जियान ऊपर से एक हमला करता है जिससे उसके बचने का रास्ता पूरी तरह से कट जाता है। जैसे ही गोंग जियान एक जानलेवा वार करने वाला होता है, पेई लिंग की आंखें साफ हो जाती हैं और वह जवाबी हमला करता है जिससे गोंग जियान की छाती पर गहरा घाव हो जाता है। हालांकि गोंग जियान निसंदेह शक्तिशाली है, पेई लिंग की नज़रों में उसके कौशल हानसीगु की तुलना में जिसे वह पहले मिला था महज दिखावे के लिए है। गोंग जियान की हार के साथ दक्षिणी क्षेत्र के चयन का दूसरा दौर समाप्त हो जाता है। भीड़ में हलचल मच जाती है, लेकिन जियो शिंगनिंग पूरी तरह से हक्का बक्का लग रहा है। न केवल वह पेई लिंग को अनुशासित करने में असफल रहा, अपनी देवी के लिए उसने असल में पेई लिंग को पूरे दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया। इसके अलावा उसने 50,000 आध्यात्मिक पत्थर भी खो दिए, और यहां तक कि गोंग ज़ेन को शीर्ष 10 अखाड़ा मास्टरों में एक स्थान भी गंवाना पड़ा। उसके लिए और भी असहनीय बात यह है कि उसकी देवी अब चुपके से पेई लिंग पर मोहित हो गई है। वह यह भी सोचती है कि पेई लिंग के साथ ताओ साथी बनना कोई बुरा विचार नहीं होगा। इस समय जिंग जिंग शान और एक बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। जिंग जिंग शान पेई लिंग के कंधे पर थपथपाता है, उसके प्रदर्शन की भरपूर प्रशंसा करते हुए। फिर बुजुर्ग कहता है, एने डोमिन मास्टर से बात कर ली है, तुम्हें तीसरे दौर में भाग लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप पदोन्नत हो गए हो। पेई लिंग मन ही मन सोचता है, एक और स्वचालित पदोन्नति, किसी का सहारा होना वाकई सुविधाजनक है। जिंग जिंग शान तुरंत पेई लिंग का हाथ पकड़ लेता है। इस समय अंतिम प्रतियोगिता से पहले कुछ समय है, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आओ जूनियर भाई। पेई लिंग उलझन में पूछता है, कहा जाना है? जिंग जिंग शान जवाब देता है। बेशक सीनियर बहन से मिलने, यह सुनकर पेई लिंग के मुंह में पानी आ जाता है। एक और जोशीली मुलाकात का अनुभव करने के लिए उत्साहित जिंग जिंग शान के नेतृत्व में पेई लिंग जल्दी से लिलियुआ के महल पहुंचता है। महल के भीतर की विभिन्न व्यवस्थाएं पेई लिंग को एक अजीब अपनेपन का एहसास कराती हैं। उसे धुंधला सा यह भी महसूस होता है कि उसने कभी यहाँ परी ली के साथ कुछ अंतरंग पल बिताए थे। जैसे ही पेई लिंग इस एहसास में गहराई से खोया हुआ था, जिंग जिंग शान अचानक चापलूस हो जाता है और एक छोटे से एहसान के लिए पूछता है। पता चलता है कि बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता के शीर्ष 10 शिष्य संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए आध्यात्मिक खजानों में से एक वस्तु चुन सकते हैं। ग्लैमर्स बोन रॉक्सेस को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक 7 हृदय दानव बेबी लोटस का एक चित्र उनमें से एक है। अगर तुम अपने सीनियर भाई की मदद कर सको तो मेरे पास बाद में तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। बिना किसी हिचकिचाहट के पेई लिंग मान जाता है। आखिर जिंग जिंग शान ने जिन सुताई से काफी कुछ सहा है, उसकी वजह से जहां तक जिंग जिंगशान द्वारा वादा किए गए सरप्राइज की बात है, पेई लिंग को लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जिंग जिंगशान साहसपूर्वक घोषणा करता है कि वह सुरक्षित करेगा।
अपने जूनियर भाई के लिए सभी लाभ जो पेई लिंग के दिल को छू जाता है। फिर दोनों ली यू को एक ऊंचे मंच पर बैठे हुए देखते हैं। पहले जिंग जिंगशान पेई लिंग की कीमिया कौशल की प्रशंसा करता है, अंतहीन रूप से यह सुझाव देते हुए कि ली यू जैसी पारखी नज़र ने ऐसे दुर्लभ रत्न को बर्बाद नहीं किया है। फिर वह पेई की अत्यधिक प्रशंसा करने लगता है। लिंग के दक्षिणी क्षेत्र चयन में प्रदर्शन की वह बताता है कि कैसे पेई लिंग ने पहले दौर में तांबे के कवच वाले विशालकाय को एक ही झटके में हरा दिया, और कैसे वह दूसरे दौर की अखाड़े की लड़ाई में अजेय था। यहां तक कि दक्षिणी क्षेत्र में नंबर 1 युवा प्रतिभा के रूप में जाने जाने वाले गोंग ज़ेन भी पेई लिंग के सामने कुछ भी नहीं थे। इतनी चापलूसी के बाद तो पेई लिंग भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगता है। हालांकि वह मन ही मन सोचता है कि बूढ़ा ज़ेंग इस बार वाकई भरोसेमंद है। यहां तक कि आमतौर पर सख्त दिखने वाली ली यू भी सहमति का भाव दिखाती है, यह देखकर कि समय सही है। जिन जिंगशान जल्दी से बोलता है, सीनियर बहन जूनियर भाई पेई ने इतना शानदार प्रदर्शन दिखाया है, समय मिलने पर वह निस्संदेह आपका दाहिना हाथ बन जाएगा, और हमारे पवित्र संप्रदाय की भविष्य की विलक्षण प्रतिभा भी वह पुरस्कृत होने का हकदार है। लिलाई तुरंत पेई लिंग से पूछती है कि उसे क्या इनाम चाहिए। मन ही मन रोमांचित पेई लिंग झिझकता है, क्योंकि वह लिलाई को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता कि क्या मांगे। उसे चिंता है कि मांगने से बहुत कम मांगना सुनहरा अवसर बर्बाद कर देगा, जबकि बहुत ज्यादा मांगना उसे लालची दिखा सकता है। इसलिए वह जिंग जिंगशान की ओर देखता है और कहता है, सीनियर बहन सीनियर जिंग जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। यह सुनकर लिलाई जिंग जिंगशान की ओर देखने के लिए मुड़ती है, जो हल्की सी मुस्कान देता है और पेई लिंग को एक आश्वस्त करने वाली नजर देता है। फिर वह कहता है, सीनियर बहन जूनियर भाई पेई को हाल ही में जीन परिवार की जीन सुमी पसंद आ गई है। पेई लिंग, जो ध्यान से लिलाई को देख रहा था, अचानक यह सुनकर उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे हकीकत में वापस आने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि जूनियर भाई पेई बहुत प्रतिभाशाली है, वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आता है और जीन परिवार शायद सहमत न हो। इसलिए हमें जूनियर भाई पेई की इच्छा पूरी करने के लिए सीनियर बहन से एक अच्छी सिफारिश की जरूरत है। क्या ऐसा है? वेलाई अपने हाथ में कप को कुचल देती है और ठंड से कहती है। आखिरकार पेई लिंग को समझ आता है और वह सोचता है कि ये क्या बकवास है, बेवकूफ जिंग जिंगशान। क्या यही वो सरप्राइज था जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? उसे अपने चारों ओर जानलेवा इरादे की एक लहर महसूस होती है। पेई लिंग जल्दी से समझाता है, मैं पूरे दिल से सीनियर सिस्टर के प्रति वफादार हूं और मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। सीनियर जिंग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी लीली धीरे धीरे अपना जानलेवा इरादा वापस लेती है और धीरे से कहती है, इस बारी पंथ प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतो और 10 साल के भीतर होली सेक्ट के चौथे असली उत्तराधिकारी बनो। तुम अब जा सकते हो। हिम्मत न जुटा पाने के कारण पेई लिंग जल्दी से जिंग जिंगशान को महल से बाहर खींच लेता है। हालांकि जैसे ही वह राहत की सांस लेता है, जिंग जिंगशान शेखी बघारना शुरू कर देता है। तो मैं भरोसेमंद हूं या नहीं? अगर तुम बाहरी पंथ प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतते हो तो जियान सुमियान निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। पेई लिंग का चेहरा पीला पड़ जाता है। मैं अभी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से लगभग मारा गया था और तुम्हारी अभी भी इसे उठाने की हिम्मत हो रही है। अफवाह वाले रिश्ते के बारे में जानने के बाद पेई लिंग और जियान सुमियान के बीच वेलायु तुरंत जाओ और मुझे जियान सुमियान को महल में लाने का आदेश देती है। बस थोड़े ही समय में एक हैरान जियान सुमियान को जियाओलाई द्वारा जबरदस्ती लिलायु के सामने लाया जाता है। लिलायु के इशारे पर जियाओलाई तुरंत जियान सुमियान से अपना पूरा अनुभव बताने के लिए कहती है। जियान सुमियान एक पल के लिए झिझकती है, फिर पूरी स्थिति बताती है। 1 महीने पहले वह मेरे निवास में घुस आया और मेरी जेड पिल साधना और 9 डार्क कोल्ड स्प्रिंग वाटर चुरा लिया। कुछ दिन पहले उसने मुझे बेहोश कर दिया और कीमियागिरी के लिए मेरी पिल फन्नेस चुरा ली। हालांकि लिलायु को उन विवरणों में कोई दिलचस्पी नहीं लगती। वह लापरवाही से पूछती है, तो इन घटनाओं के दौरान उसने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया क्या? जियान सुमियान थोड़ा शर्माती है, नहीं पेई लिंग ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। सच्चाई जानने पर लिलिया का भाव तुरंत नरम हो जाता है। उस मामले में इतना हंगामा क्यों? जियान सुमियान इस बयान पर कांप जाती है। क्या मतलब हंगामा?
इससे पहले कि जियान सुमयान पूरी तरह से प्रतिक्रिया दे पाती, उसे लेडी वुलियू द्वारा भेज दिया जाता है। लिली की तरफ वापस शियाओ और मैं विश्लेषण करते हैं कि जिंग जिंगशान शायद जियान से ईर्ष्या करता है, परिवार की संपत्ति और कनेक्शन से। चूंकि उसके शब्द पी लिंग के इरादे नहीं थे, तो क्या उसे अभी भी अपना इनाम मिलता है? वेलायु पी लिंग के इनाम के साथ कंजूस नहीं है। यह देखते हुए कि यह सब एक गलतफहमी थी, वह तुरंत होली सेक्ट के सीनियर्स से ब्लेड के डाव पर अंतर्दृष्टि वाला एक जेड स्क्रॉल ज्याओलाई को पी लिंग को देने के लिए सौंपती है। जहां तक उस बेकार जिंग जिंग झांग की बात है, वह सोचती है कि वह शायद हाल ही में बहुत बेकार बैठा है। वह उसे इन लुओ खदान में भेजने का फैसला करती है, अयस्क खोदने के लिए, इस शर्त के साथ कि वह तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक कि वह 1,00,000 पाउंड रेनफोर्स नहीं खोद लेता। आयरन के लिए पी लिंग, जो इस समय आंगन में बैठा है, बहुत नाराज है। अगर सच में कोई जियान सुमयान के साथ रोमांटिक रिश्ता होता तो वह फेरी ली की सजा स्वीकार कर लेता, लेकिन पूरी स्थिति मनगढ़ंत थी। जिंग जिंगशान के शब्दों के कारण न केवल उसने अपना इनाम खो दिया, वह फेरी ली द्वारा लगभग मारा ही गया था। अचानक माहौल ठंडा हो जाता है और ज्याओलाई कहीं से प्रकट होती है। घबराहट में पी लिंग ज्याओलाई का पैर पकड़ लेता है और विलाप करने लगता है, लेडी ज्याओलाई। सीनियर जिंग ने पहले जो कुछ भी कहा वह सच नहीं था, आपको मेरा विश्वास करना होगा। पी लिंग के सच्चे आंसू देखकर शियाओ और मैं मुस्कुराते हैं। मेरे गुरु को पहले से ही सच्चाई पता है। अपने अगले मिशन में अच्छा प्रदर्शन करो। यदि तुम सफल होते हो तो मैं इंटरसेक्ट में प्रवेश करने के बाद तुम्हारे प्रमोशन के लिए सिफारिश करूंगी। पी लिंग थोड़ा हैरान है। जिंग जिंगशान का क्या? उस बेवकूफ जिंग जिंगशान को इन लो पहाड़ों में खनन के लिए भेजा गया है। वह जल्द ही वापस नहीं आएगा। यह सुनकर पी लिंग खुश हो जाता है। खनन वास्तव में एक अच्छा विचार है। आखिरकार इसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वह सोचता है कि मेरे लिए बलि का बकरा कौन बनेगा? जिंग जिंगचुआन की अनुपस्थिति में पी लिंग आह भरता है। लगता है अब से मुझे खुद पर ही निर्भर रहना होगा। लेडी जियाओ और मुझे विदा करने के बाद पी लिंग अपने हाथों में डोमिनेंट ब्लेड ट्रुथ और ब्लड ब्लेड ट्रुथ को देखता है, उन्हें नीचे रखने में असमर्थ। सिर्फ उनके नामों से ही वह जानता है कि वे शक्तिशाली तकनीकें हैं। अब समस्या यह है कि उसका सिस्टम वास्तव में अविश्वसनीय है। कौन जानता है कि इस बार साधना के दौरान यह उसे किस मुसीबत में डालेगा? पी लिंग के पास अपनी भूत सेवक लिटिल सी है, इसलिए वह उसे निर्देश देता है, अगर तुम मुझे उठते हुए देखो तो तुम्हें मुझे रोकना होगा। और सचमुच जैसे ही पी लिंग अपने सिस्टम पर वन टच कल्टीवेशन को सक्रिय करता है, एक प्रॉम्प्ट आता है जिसमें कहा गया है कि पता चला है कि इस साधना सत्र के लिए डोमिनेंट की आवश्यकता है। ब्लेड ची और स्लॉटर ब्लेड ची सिस्टम उन्हें मुफ्त में प्रदान करेगा। फिर सिस्टम के नियंत्रण में पी लिंग आंगन की ओर भागता है। सौभाग्य से लिटिल सी भरोसेमंद है। जैसे ही पी लिंग आंगन से बाहर भागने वाला होता है, लिटिल सी हवा में उछलकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वह मुंह के बल गिर जाता है। जमीन पर पड़ा पी लिंग काफी निराश महसूस करता है। लिटिल सी का मुझे रोकने का तरीका वाकई खास है, यह थोड़ा कठोर था, है ना? लेकिन जरूरी बात यह है कि मुझे प्रभावशाली ब्लेड ची कहां से मिलेगी? और संहारक ब्लेड ची? काश जिंग जिंगशान यहां होती। ठीक जब पी लिंग कुछ समझ नहीं पा रहा था, लिटिल सी, जो आमतौर पर बहुत चतुर नहीं है, उसे अचानक एक शानदार विचार आता है, क्यों न बुजुर्ग पिंग से मदद मांगी जाए? यह एक सपने से जागने जैसा है। यह तो एक बना बनाया सहारा है। पी लिंग तुरंत लीपिंग से मदद मांगने चला जाता है। हालांकि जो बात उसे हैरान करती है वह यह है कि लीपिंग उसके साथ अपने सगे बेटे से भी बेहतर व्यवहार करता है। न केवल वह उसकी भव्यता से खातिरदारी करता है, बल्कि वह बिना कारण पूछे दोनों तरह की ब्लेड ची प्रदान करने के लिए भी सहमत हो जाता है, सिर्फ एक दिन के भीतर। लीपिंग व्यक्तिगत रूप से दोनों प्रकार की ब्लेड ची पी लिंग को सौंपता है। यह देखकर पी लिंग हक्का बक्का रह जाता है। पूछने पर उसे पता चलता है कि बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता के परिणाम सीधे तौर पर संसाधन आवंटन को निर्धारित कर सकते हैं।
अगले 10 वर्षों के लिए चारों डोमेन के लिए। दक्षिणी डोमेन पहले से ही कमजोर है और हुआंगिन पीक सबसे नीचे है। अगर पी लिंग 4 डोमेन प्रतियोगिता में दक्षिणी डोमेन के शिष्यों को जीत दिला सका तो पूरे दक्षिणी डोमेन के लिए साधना संसाधन काफी बढ़ जाएंगे। हालांकि पेई लिंग के अलावा दक्षिणी डोमेन में वास्तव में ज्यादा काबिल लड़ाके नहीं हैं। उन्होंने तो गोंग जियान को भी चयन में फिर से प्रवेश करने की अनुमति दे दी जो पहले ही बाहर हो चुका था। यह सुनकर पेई लिंग को बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है। चूंकि मेरे सभी साथी निकम्मे हैं, मुझे केवल खुद पर ही भरोसा करना होगा। खुद को और अपने दुश्मन को जानना ही जीत की कुंजी है। बेहतर होगा कि मैं पहले यह पता लगा लूं कि अन्य 3 डोमेन में किन विरोधियों पर नजर रखने की जरूरत है। लीपिंग आगे कहता है, उत्तरी डोमेन के नेता ज्यू एरकोंग और पश्चिमी डोमेन की रुवान चूचू दोनों ही फाउंडेशन रेलम पर हैं। तुम्हें इन दोनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां तक पूर्वी डोमेन के लुओ शियान की बात है, वह मूल रूप से दक्षिणी डोमेन के लुओ चाओ का शिष्य था। कहा जाता है कि पूर्वी डोमेन में शामिल होने के बाद उसे कुछ अवसर मिले और अब वह भी शायद फाउंडेशन रेलम पर है। वह क्रूर और खून का प्यासा है, खासकर फेरी ली से संबंधित किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रुतापूर्ण है। अगर तुम्हारा सामना उससे हो तो पीछे मत हटना, हो सके तो उसे मार डालना। पेई लिंग के पास शब्द नहीं है। मैंने अभी तक प्रतियोगिता शुरू भी नहीं की है और मेरा पहले से ही एक जानी दुश्मन है। आप चाहते हैं कि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम के 9वें स्तर पर होकर फाउंडेशन रेलम के एक खूंखार आदमी को मार डालूं और मुझसे यह भी कह रहे हैं कि पीछे न हटना। वे मेरे बारे में कितना ऊंचा सोचते हैं। हालांकि लीपिंग आत्मविश्वास से कहता है, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए संसाधन कम होते हैं, इसलिए भले ही वे फाउंडेशन रेलम तक पहुंच गए हों या आमतौर पर सिर्फ ह्यूमन फाउंडेशन रेलम होता है, उनकी तुलना तुम जैसे मजबूत नींव वाले पेई लिंग से कैसे की जा सकती है। चारों डोमेन के बीच प्रतियोगिता आखिरकार आ जाती है। महल का पर्यवेक्षक पानी की सतह पर खड़ा है और धीरे धीरे कहता है, हर डोमेन की प्रतिभाओं तुम्हारे सामने पानी के नीचे 6 गुप्त क्षेत्रों में से एक है, दर्पण के भीतर की दुनिया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, इन प्रतिभाओं के हाथों में दर्पण के टुकड़े दिखाई देते हैं। दर्पण की सतह पर 1 दर्जन प्रकाश बिंदु धुंधले रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक नीले बिंदु के अलावा बाकी सभी लाल हैं। महल का पर्यवेक्षक आगे कहता है, अंदर जाओ, राक्षसों को मारो और खजाने इकट्ठा करो। क्रिस्टल मिरर स्वचालित रूप से अंक दर्ज करेगा और तुम्हें रैंक देगा। समय सीमा 10 दिन है। 10,000 अंक पाने वाले पहले 10 लोग अगले दौर में आगे बढ़ेंगे। लूटपाट पर कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई सुरक्षात्मक संरचना नहीं है। एक बार जब तुम अंदर हो तो जीवन और मृत्यु तुम्हारे अपने हाथों में है। पवित्र संप्रदाय को कमजोर लोग नहीं चाहिए, या वे जिनकी किस्मत खराब हो। पानी की सतह जो एक पल पहले शांत थी, अचानक एक विशाल लहर में बदल जाती है। 20 बाहरी संप्रदाय के शिष्य तुरंत सतह के नीचे बह जाते हैं। जब पेई लिंग दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक बांस के जंगल में पाता है। पेई लिंग चारों ओर देखता है और पाता है कि उसके निकम्मे साथी आसपास नहीं हैं। यह इंगित करता है कि गुप्त क्षेत्र के भीतर टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स यादृच्छिक हैं। बस उम्मीद है कि तुम्हारी मुलाकात लुसियन से तुरंत नहीं होगी। पेई लिंग लापरवाही से क्रिस्टल आईने को देखने के लिए बाहर निकालता है और देखता है कि आईने के अंदर एक नीला बिंदु और एक लाल बिंदु है। नीला बिंदु आईने के केंद्र में स्थिर रहता है, जबकि लाल बिंदु तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। पेई लिंग थोड़ा भौहें सिकोड़ता है। नीला बिंदु निस्संदेह वह खुद है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि लाल बिंदु उसके साथियों में से एक है या किसी दूसरे डोमेन का शिष्य है। अचानक उसके पीछे से कई हरी बत्तियां उड़ती हैं। पेई लिंग जल्दबाजी में बचता है, तभी उसे शानदार कपड़ों में एक युवक दिखाई देता है और एक जेड का मुकुट पहने चुपचाप आ जाता है। युवक ने 5 रंगों वाला मंडला फूल पकड़ा हुआ है और वह आधे मुस्कुराते हुए पेई लिंग को देख रहा है। आधे मजाक उड़ाते भाव से पेई लिंग तुरंत एक ब्लेड हमले से पलटवार करता है, जिससे वह युवक आसानी से बच जाता है। जैसे ही युवक और हरी बत्तियां छोड़ता है, वह ताना मारता है, जूनियर भाई तुम काफी बेसब्र हो। मैंने सुना है ली लियू तुम्हारे बारे में बहुत ऊंचा सोचती है।
लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं तुम काफी साधारण लगते हो और तुम में एक असाधारण व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं है। ली लियू से जरूर कोई गलती हुई होगी। पेई लिंग अपनी खून की प्यासी ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल करता है, अपनी पूरी क्षमता तक और सभी हरी बत्तियों को रोक देता है। फिर वह एक विशाल खून के रंग की ब्लेड ची को उस युवक की ओर तेजी से भेजता है। युवक का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वह अपने हाथ में 5 रंगों वाले मंडला फूल को धीरे से हिलाता है। सारी पंखुड़ियां तुरंत उड़ जाती हैं और उसके सामने एक प्रकाश का अवरोध बना लेती हैं। पेई लिंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। युवक के हाथ में 5 रंगों वाला मंडला फूल नाजुक दिखता है, लेकिन उससे बेहद शक्तिशाली बल निकलता है। यह एक जादुई उपकरण है जिसका पूरी तरह से उपयोग केवल फाउंडेशन रेल में ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से पूर्वी डोमेन का लुसियन ही होगा। इस खतरे को खत्म करने का यह एक अच्छा मौका है। बिना किसी हिचकिचाहट के पेई लिंग, जिसका पलड़ा भारी है और वह अपने जीवन से घृणा करने वाले ब्लेड को क्षैतिज रूप से पकड़ता है, उसकी आभा में एक बदलाव आता है जो सभी जीवित प्राणियों को मारने के इरादे से भर जाती है। वह एक बार फिर युवक के सामने प्रकाश के अवरोध पर हमला करता है। युवक के चेहरे पर एक मजाकिया भाव है। यह दिलचस्प है कि दक्षिणी डोमेन का एक शिष्य ऐसी तलवार की मंशा विकसित कर सकता है। हालांकि जैसे ही ब्लेड ची धीरे धीरे अंदर रिसती है, युवक की आंखों में दुनिया अचानक बदल जाती है। उसे ढहते हुए पहाड़, नदियां, लाशें और खून के समुद्र दिखाई देते हैं, जैसे कि वह खुद ही बर्बाद हो जाएगा। अगले ही पल चौंककर उसे एहसास होता है कि वह प्रतिद्वंद्वी की तलवार की मंशा में फंस गया है। जल्दी से वह अपने फाउंडेशन रेल्म कल्टीवेशन के साथ अपने दिमाग को केंद्रित करता है और जबरदस्ती अपने सामने के भ्रम को दूर करता है। फिर भी इस क्षणिक चूक के कारण उसका प्रकाश का अवरोध तुरंत टूट जाता है। जैसे ही पेई लिंग सोचता है कि सब खत्म हो गया है, वह युवक एक हाथ से पेई लिंग के जीवन से घृणा करने वाले ब्लेड को पकड़ लेता है। तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम आज मुझसे लुसियन से मिले हो। आईने के अंदर की इस दुनिया में तुम्हारा पतन निश्चित है। लुसियन से अचानक ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकलती है जो पेई लिंग को पीछे की ओर उड़ा देती है। दक्षिणी डोमेन के छोटे हरामजादे, घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हारी लाश को सही सलामत छोड़ दूं, लुसियन रक्षा से हमले पर आते हुए कहता है और पेई लिंग के साथ लड़ाई में उलझ जाता है। ब्लेड और तलवारों की चमक के बीच दोनों बराबर के लग रहे हैं। हालांकि आग की लपटों के साथ एक टक्कर के बाद बांस के जंगल में लुसियन सबसे पहले गिरता है। इसके विपरीत पेई लिंग सीधा खड़ा है। उसके दाहिने हाथ में जीवन से घृणा करने वाला ब्लेड है और उसके बाएं हाथ में ब्लड रिवर स्वॉर्ड है। तो क्या हुआ अगर तुम फाउंडेशन रेल में हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी ब्लेड की मंशा का सामना कैसे करते हो और तलवार की मंशा का। जैसे ही ऐसा लगता है कि लुसियन पेई लिंग के हाथों अपनी जान गंवाने वाला है, उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से पंखुड़ियों में बदल जाता है और हवा में गायब हो जाता है। उसके पीछे से हवा का एक झोंका आता है। वह तेजी से मुड़ता है तो लुसियन की 5 जहरीली हथेली पाता है। ठीक उसके सामने पेई लिंग सहज रूप से बचने के लिए वैम्पायर गायब होने की तकनीक का उपयोग करने के बारे में सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे जेड स्लिप से डोमिनेंट ब्लेड इंटेंट का वर्णन करने वाले शब्द याद आते हैं। कायर मरते हैं और बहादुर जीते हैं। योद्धा अडिग होते हैं, पीछे हटना नहीं होता, यही प्रभुत्व है। बिना किसी हिचकिचाहट के पेई लिंग अपनी कलाई घुमाता है और लू शियान पर ब्लेड स्ट्राइक से पलटवार करता है। एक अतुलनीय और शक्तिशाली ट्रूची तुरंत लू शियान के 5 पॉइजन पाम को पीछे धकेल देती है। मौके का फायदा उठाते हुए पेई लिंग एक और वार करता है, सीधा लू शियान के चेहरे पर निशाना साधते हुए। जैसे ही वह घातक वार करने वाला होता है, लू शियान एक बार फिर पंखुड़ियों में बदलकर गायब हो जाता है। पेई लिंग जल्दी से चारों ओर देखता है और पक्का कर लेता है कि लू शियान भाग गया है। वह अपने शरीर में फैले जहर को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि लू शियान का 5 पॉइजन पाम इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि एक एंटीडोट लेने के बाद भी कोई सुधार नहीं होता है। कोई और रास्ता न होने पर पेई लिंग अपने सिस्टम का 1 की कल्टीवेशन ऑफ बोन रिफाइनमेंट टेक्निक एक्टिवेट कर देता है ताकि उसे डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिल सके। इस बीच लड़ाई देखने वाले लोग पेई लिंग की काबिलियत से हैरान हैं। पेई लिंग ने स्वॉर्ड इंटेंट और ब्लेड इंटेंट कब सीखा? उसने तो लू शियान को भागने पर मजबूर कर दिया। वुलुओ अविश्वास से कहता है। शाओ समझाता है। उसने हान फैमिली मैंशन में कर्स्ड घोस्ट से धोखे से स्वॉर्ड इंटेंट हासिल किया था।
और ब्लेड इंटेंट उसे कुछ दिन पहले मेरे मास्टर ने दिया था। शाओ मेली जो ट्रू इनहेरिटेंस वाले 3 डिसाइपल्स में से एक है, उसे यकीन नहीं होता उसने सोचा था कि लू शियान टूर्नामेंट का चैंपियन बनेगा। और वह हैरान है कि उसे एक अनजान शख्स ने भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसे जल्द ही एक नौकर से पता चलता है कि पी लिंग लीलाई का पसंदीदा है और उसने हाल ही में उसके कज़न जुई को मार डाला था। अपने साधारण कज़न की मौत को नज़रअंदाज करते हुए मियाओ ली पी लिंग की पसंद नापसंद की जांच का आदेश देती है। जो कुछ भी लीलाई उसे दे सकती है मैं उससे ज्यादा दे सकती हूं, वह ऐलान करती है। सीन कट होकर शिंजा पर आता है जो पी लिंग के कम कुशल टीममेट्स में से एक है। नॉर्दर्न डोमेन के एक डिसाइपल द्वारा पीछा किए जाने पर शिंजा एक बंद गली में फंस जाता है जहां उसकी नज़र ध्यान में बैठे पी लिंग पर पड़ती है और सुरक्षा के लिए उसके पीछे दौड़कर छिप जाता है, इस बात से अनजान कि पी लिंग अभी भी वन की ऑटोमेटेड स्टेट में है और अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता। शिंजी पी लिंग के कुछ न करने को दुश्मन के प्रति पूरी तरह से अनादर समझता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह नॉर्दर्न डोमेन के डिसाइपल को ताना मारता है। शुरू में झिझकने वाला नॉर्दर्न डोमेन का डिसाइपल फिर से सोचता है। जब से सदर्न डोमेन का लुओ चाओ वंश खत्म हुआ है, तब से वहां सिर्फ कमजोर लोग ही बचे हैं। वह अपनी जुड़वा तलवारें निकालता है और उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शिंजो जल्दी से पी लिंग से दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करता है, लेकिन पी लिंग अपनी ही गति से कल्टीवेट करता रहता है। शिंजा दंग रह जाता है और पी लिंग के भी पसीने छूट जाते हैं। ठीक उसी वक्त जब नॉर्दर्न डोमेन का डिसाइपल हमला करने वाला होता है, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। बाहरी हमले का पता चलने पर कल्टीवेशन खत्म हो जाता है। अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पाते ही पी लिंग तुरंत वैम्पायर वैनिशिंग टेक्निक और ब्लडथर्स्टी ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वह एक ही झटके में नॉर्दर्न डिसाइपल को मार डालता है। शिंजा जो बाल बाल बचा था अपना आभार व्यक्त करता है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया जूनियर ब्रदर पी, अगर तुम न होते तो मैं अपनी दादी से मिल रहा होता। हालांकि पी लिंग के पास शिंजा की बातों के लिए समय नहीं है और वह जल्दी से पूछता है कि क्या आसपास और भी दुश्मन हैं। शिंजा उसे बताता है कि अब और कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, लेकिन वे एमराल्ड आइड ब्लड वुल्व्स के इलाके में हैं। जैसे कि इशारा मिलते ही उन्हें दर्जनों ऐसे भेड़ियों द्वारा घेर लिया जाता है जिनका कल्टीवेशन लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के 7वें लेयर से ऊपर है। पी लिंग के पास कहने को कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, शिंजा ने सच में पनौती लगा दी, वह सोचता है। शिंजा डर जाता है और कहता है, जूनियर ब्रदर पी, अब मैं सच में अपनी दादी से मिलने जा रहा हूं। पी लिंग उसे यकीन दिलाता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके चारों ओर कुछ कस रहा है और वह पीछे मुड़ता है। उसे एहसास होता है कि शेंशा बहुत पहले ही भाग चुका है और उसे एक सेलेस्टियल रोप से बांधकर छोड़ गया है। आगे बढ़ते भेड़िया राक्षसों का सामना करते हुए पी लिंग के पास खुद को छुड़ाकर उनसे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि वुल्फ डीमंस को मारने पर उसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिससे उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वह उनमें से दर्जनों को मार डालता है और बाजी अपने पक्ष में पलट देता है। बचे हुए वुल्फ डीमंस जल्दी से तितर-बितर होकर भाग जाते हैं और अंक कमाने का मौका नहीं गंवाना चाहता। पी लिंग उनका पीछा करने की तैयारी करता है। हालांकि पन्ना आंखों वाले खूनी भेड़िया राजा के आने से यह सामंजस्यपूर्ण दृश्य बाधित हो जाता है। हीवी मिस्ट सेक्ट के नौजवान, अभी चले जाओ और मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं, वह कहता है। पन्ना आंखों वाले खूनी भेड़िया राजा के शब्द सुनकर पी लिंग और भी उत्साहित हो जाता है। उसकी समझ में इंसानी भाषा बोलने में सक्षम एक राक्षस साधना में कम से कम फाउंडेशन रेल्म स्तर तक तो पहुंच ही गया होगा। अंकों में अनुवाद करने पर यह काफी ज्यादा होंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के पी लिंग पन्ना आंखों वाले खूनी भेड़िया राजा पर हमला कर देता है। दोनों तुरंत लड़ाई में उलझ जाते हैं और बस कुछ दर्जन दौर में ही भेड़िया राजा पी लिंग द्वारा वश में कर लिया जाता है। जैसे ही पी लिंग जानलेवा वार करने वाला होता है, भेड़िया राजा दया की भीख मांगता है। पी लिंग प्रभावित नहीं होता है। मुझे तुम तब ज्यादा पसंद थे जब तुम विद्रोही थे, वह भेड़िया राजा आखिरी कोशिश में बातचीत करने की कोशिश करता है। नौजवान नायक, जरा सोचो मैं तुम्हें कितने अंक ही दे पाऊंगा। दर्पण के भीतर की दुनिया में असली खजाने उसके अनोखे संसाधन हैं। मेरा कबीला यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहा है। मुझे ठीक ठीक पता है कि सारे खजाने कहाँ हैं।
मुझे बख्श दो और मेरा कबीला तुम्हारी सेवा करेगा। पी लिंग अपने क्रिस्टल दर्पण से सलाह लेता है और देखता है कि उसने सैकड़ों भेड़िए दानवों को मारकर महज 300 अंक कमाए हैं। यह उसकी उम्मीदों से बहुत कम है। फायदे और नुकसान तौलने के बाद पी लिंग भेड़िया राजा का प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला करता है। भेड़िया राजा जो पहली चीज करता है, पी लिंग की सवारी बनने के बाद वह भेड़िया दानवों को शिंजा का शरीर लाने का आदेश देता है। जिसने पी लिंग को धोखा दिया था, शिंजा के शव को देखते हुए पी लिंग सोचता है, चूंकि तुम मर चुके हो तो तुम उपयोगी बने रह सकते हो। वह शिंजा के अवशेषों का इस्तेमाल एक काली साधना के लिए करता है, जिससे उसे अपने संप्रदाय के बड़ों की मंजूरी मिल जाती है। यह नौजवान काली कलाओं में गहरा डूबा हुआ है और मारने में निर्णायक है। उसमें असीम क्षमता है। दृश्य बदलता है और पी लिंग अपनी खून की प्यासी ब्लेड तकनीक पूरी करने के बाद एक अद्भुत खजाने की खोज की यात्रा पर निकल पड़ता है। भेड़िया राजा पर सवार होकर ब्लडवुड के लिए 99 अंक, ब्लड स्पिरिट जिनसिंग के लिए 199 अंक और रेड क्लियर आइस टोड के लिए 299 अंक मिलते हैं। पी लिंग आसानी से सिर्फ आधे दिन में 1399 अंक हासिल कर लेता है। खुश होकर पी लिंग जल्दी से भेड़िया राजा से पूछता है कि क्या आसपास और खजाने हैं। भेड़िया राजा को एक मौका दिखता है। भूतिया चेहरे वाला आड़ू के फूल का दानव उनके भेड़िए कबीले का कट्टर दुश्मन है। एक दुश्मन को खत्म करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। पी लिंग के जरिए वह पी लिंग को बताता है कि भूतिया चेहरे वाले आड़ू के फूल के दानव के मुखिया के इलाके में स्टेलर आयरन का एक टुकड़ा है, जो ब्लडवुड और ब्लड स्पिरिट जिनसिंग से कहीं ज्यादा कीमती खजाना है। जैसे ही पी लिंग निकलने वाला होता है, उसकी कमर पर लटके क्रिस्टल दर्पण में एक लाल बत्ती चमकती है। वह दर्पण पर एक लाल बिंदु देखता है, जो ठीक भूतिया चेहरे वाले आड़ू के फूल के दानव के इलाके में स्थित है। सावधानीपूर्वक जांच के बाद पी लिंग को पूरा यकीन है कि वहां छिपा हुआ कल्टीवेटर लुसियन है, जिसे उसने पहले घायल किया था। मौके का फायदा उठाकर पी लिंग उड़ जाता है और आसपास की झाड़ियों को काट डालता है, जिससे लुसियन सामने आ जाता है। अब छिपने का कोई कारण न देखकर लुसियन बाहर निकलता है और पी लिंग को देखते ही उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ता है। यह लड़का सच में एक बुरी बला की तरह है। जो बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है वह यह है कि पी लिंग न केवल उसके जहर से बच गया है, बल्कि वह पहले से ज्यादा मजबूत भी लग रहा है। और तो और उसने एक फाउंडेशन रेल्म की सवारी भी हासिल कर ली है। जैसे ही पी लिंग हमला करने वाला होता है, वह देखता है कि लुसियन एक नीली गोली निकाल रहा है। यह अच्छा नहीं है, पी लिंग सोचता है। क्या वह गोली 7 विनाश आत्मा घोलने वाला पाउडर हो सकती है? मैंने एक बार उसी गोली का इस्तेमाल फेरी ली को हराने के लिए किया था। अगर मैं इसकी चपेट में आ गया तो मैं उसकी दया पर निर्भर हो जाऊंगा। गोली को तेजी से अपनी ओर आते देख पी लिंग जल्दी से पन्ना आंखों वाले को निर्देश देता है। खूनी भेड़िया राजा को उसके लिए घातक वार रोकने के लिए एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ भेड़िया राजा गिर जाता है। उसके अंग ढीले पड़ जाते हैं। लुसियन का चेहरा अविश्वास से भर जाता है। पी लिंग को 7 विनाश आत्मा घोलने वाले पाउडर के बारे में कैसे पता चला? यह तो हमारे लुओ चाओ वंश का गुप्त हथियार है। हालांकि यह ऐसी बातों पर सोचने का समय नहीं है। अगर वह अभी नहीं भागा तो उसे शायद कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन लुसियन चाहे जितनी भी तेजी से भागे, पी लिंग हमेशा आराम से उसका पीछा करने में कामयाब रहता है। सीनियर, आप भाग क्यों रहे हैं? क्या आपके जैसे फाउंडेशन रेल्म के कल्टीवेटर के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म वाले किसी के द्वारा पीछा किया जाना शर्मनाक नहीं है? क्या यह हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा? इससे लुसियन को गुस्सा आ जाता है। क्या हमें सच में मौत तक लड़ना होगा? ठीक उसी पल उन दोनों की नजरों के सामने एक बैंगनी क्रिस्टल जैसी चीज दिखाई देती है। हालांकि पी लिंग अंदर से बहुत खुश है। वह अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव बनाए रखता है। सही कहा, आज या तो तुम रहोगे या मैं, वह कहता है और अचानक तेजी से अपनी तलवार लुसियन की ओर घुमाता है। लुसियन सहज रूप से एक तरफ हट जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि पी लिंग ने उसे धोखा दिया है। अपनी वैम्पायर गायब होने की तकनीक का पूरा इस्तेमाल करते हुए पी लिंग जमीन से स्टेलर आयरन उठाता है और भाग जाता है। भागते भागते वह जोर से चिल्लाता है, ध्यान दो सभी भूतमुख आड़ू दानवों, इसी ने मुझसे स्टेलर आयरन चुरवाया है। अगर तुम्हें कोई रंजिश है तो बदला लेने के लिए उसे ढूंढो। पी लिंग की चीख सुनकर लुसियन तुरंत समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। यह बदमाश उसे शुरू से ही एक जाल में फंसा रहा था।
उसे स्टेलर आयरन खोजने में मदद करने के लिए मजबूर किया और फिर सारा इल्जाम उस पर डालने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही लूसियन को एहसास होता है कि चीजें बहुत गलत हो गई हैं, वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन से निकली बेलों से अचानक जकड़ लिया जाता है। इस बीच अब पुनर्जीवित हो चुका भेड़िया राजा पी लिंग को इतनी जल्दी वापस आते देख मान लेता है कि उसने उस आदमी को भागने दिया। हालांकि पी लिंग गुस्से से जवाब देता है, क्या तुम बोल नहीं सकते? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि उसे भागने दिया? मैंने तो बस उसके लिए एक ज्यादा करीबी साथी ढूंढ लिया है। यह देखकर परीली अपनी सहमति भरी मुस्कान छुपा नहीं पाती। वुलू जो सौभाग्य से यह सब देख रहा था, पुष्टि के लिए तुरंत जेलेनाई की ओर मुड़ता है। जेलेनाई धीरे धीरे कहता है, ऐसी चालाक और क्रूर तरकीबें सचमुच हमारे आसुरी पंथ का शिष्य होने के लायक है और हमारे स्वामी की सेवा करने के लिए उपयुक्त है। कुछ बेकार लोगों के विपरीत जो केवल खदानों में ही उपयोगी हो सकते हैं। दृश्य बदलता है और पन्ना आंखों वाला खूनी भेड़िया राजा भोजन के लिए लियू शियान का शव लेने जाने वाला है। हालांकि पेई लिंग को लगता है कि कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आईने के अंदर की दुनिया वैसे भी इतनी बड़ी नहीं है। अचानक एक स्वर्णकोर स्तर का घुमंतू भूत दूर से उनकी ओर आने लगता है। पेई लिंग तुरंत सतर्क हो जाता है, क्या यह भी मुझे मारने आया है? मैंने इस खतरनाक गुप्त क्षेत्र में स्वर्णकोर स्तर के किसी बड़े आदमी को कब नाराज कर दिया? स्वर्णकोर स्तर के भूत का अचानक प्रकट होना किसी के लिए भी भयानक होगा। हालांकि वह भूत केवल हंसता है। युवा मित्र, घबराओ मत, मुझे बस घुमंतू भूत कहो। मैं पवित्र पंथ द्वारा इस जगह पर नियुक्त एक व्यापारी हूं। कल तुम शीर्ष प्रदर्शन करने वाले थे, इसलिए मैं तुम्हें बेचने के लिए 3 वस्तुएं देने आया हूं। यह कहकर वह पी लिंग को जांचने के लिए एक जेड स्लिप निकालता है। यह सुनकर पी लिंग को आखिरकार राहत महसूस होती है और सम्मानपूर्वक उन वस्तुओं की जांच करने लगता है जो घुमंतू भूत बेच रहा है। ये 3 वस्तुएं हैं: आत्मा विस्फोट तकनीक, जानवर वश में करने वाला रक्त पैक और एक आधार स्थापना ताबीज। आत्मा विस्फोट तकनीक वस्तुओं में विस्फोट करने का एक मंत्र है। जानवर वश में करने वाला रक्त पैक एक आधार स्थापना स्तर के राक्षसी जानवर से अनुबंध करता है और आधार स्थापना ताबीज में आधार स्तर की शक्ति का शुद्ध रूप होता है, जिसे कोई 1 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें देखने के बाद पी लिंग स्पष्ट रूप से उत्साहित हो जाता है। वह तीनों वस्तुएं चाहता है, लेकिन उन्हें केवल कमाए गए अंकों से ही खरीदा जा सकता है। आईने के अंदर की दुनिया में और प्रत्येक व्यक्ति केवल एक वस्तु खरीदने तक ही सीमित है। जैसे ही पी लिंग दुविधा में पड़ता है, घुमंतू भूत उत्सुकता से जेड स्लिप प्रस्तुत करता है, जिसमें आत्मा विस्फोट तकनीक है। यह शीर्ष सिफारिश है। पी लिंग का सिस्टम तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और वह बहुत खुश होता है। वह जल्दी से समय बर्बाद करने लगता है, इस बात से अनजान कि घुमंतू भूत अधीर हो रहा है। लेनदेन में तेजी लाने के लिए घुमंतू भूत सीधे सीधे पी लिंग को बताता है कि हालांकि आत्मा विस्फोट तकनीक के लिए बहुत अधिक अंकों की आवश्यकता होती है, यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि एक विकसित होने वाली तकनीक है। अंत में सिस्टम रिकॉर्डिंग पूरी कर लेता है और पी लिंग धीरे धीरे कहता है, आत्मा विस्फोट तकनीक आकर्षक तो लगती है, लेकिन मैं आधार स्थापना ताबीज चुनूंगा। घुमंतू भूत एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। घुमंतू भूत को उसके रास्ते भेजने के बाद पी लिंग यह जानते हुए कि समय कीमती है, तुरंत आत्मा विस्फोट तकनीक की समीक्षा करता है। 2 बार जांचने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि तकनीक का अभ्यास करने के लिए उसे केवल ताबीजों की जरूरत है। संयोग से उसने अपने साथियों के सामान से पहले ही बड़ी संख्या में ताबीज इकट्ठा कर लिए हैं। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए वह पन्ना आंखों वाले खूनी भेड़िया राजा पिल्ले को निर्देश देता है, अगर मैं अभ्यास करते समय अचानक किसी दूसरी दिशा में चलने लगूं तो मुझे थप्पड़ मारना। हालांकि खूनी भेड़िया राजा को यह अजीब लगता है, वह हर बात पर सहमत हो जाता है। सब कुछ तय होने पर पी लिंग तुरंत अपना सिस्टम खोलता है और आत्मा विस्फोट तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है। सिस्टम उसके हाथों को नियंत्रित करके उसके स्टोरेज बैग से शिंजू द्वारा छोड़ा गया एक हड्डी का हेलबर्ड निकालता है। फिर यह एक अपरिचित तरीके से हेलबर्ड में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का मार्गदर्शन करता है।
जैसे ही हेलबर्ड में आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट के बिंदु तक पहुंचने वाली होती है, सिस्टम उसे भाले की तरह फेंक देता है। एक जोरदार धमाका होता है और सामने का एक छोटा जंगल आग और धुएं के गुबार में बदल जाता है। विस्फोट से उड़ने वाले मलबे से अभ्यास बाधित हो जाता है। हालांकि उसकी खुशी चिंता में बदल जाती है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। विस्फोट की दिशा वहीं लगती है जहां व्यापारी घुमंतु भूत गया था। पेई लिंग करीब से देखता है और एक अस्तव्यस्त घुमंतु भूत को देखता है। एक गहरे गड्ढे के केंद्र में खड़ा उसका गंजा सिर भयानक और कुछ हद तक मजाकिया लग रहा है। वह घूमता है, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा है। वांडरिंग घोस्ट का शरीर अचानक फैल जाता है और एक पल में कई दसियों मीटर ऊंचे एक विशाल राक्षस में बदल जाता है। घटिया चींटियों। पेई लिंग को एहसास होता है कि क्या हो रहा है। वह अपनी वैम्पायर वैनिशिंग तकनीक को उसकी सीमा तक धकेलता है। पन्ने जैसी आंखों वाला ब्लड वुल्फ किंग भी उतनी ही तेजी से उसके साथ कदम मिलाता है। भ्रमित होकर छोटे भेड़िए राक्षस सहज रूप से अपने राजा का पीछा करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वांडरिंग घोस्ट उस जगह पर वार करता है जहां पेई लिंग कुछ ही पल पहले था, केवल एक बड़ा छेद बनाने और कई भेड़िए राक्षसों की लाशें बिछाने के लिए। पेई लिंग के भागने की दिशा में देखते हुए वांडरिंग घोस्ट उसका पीछा करने से बचता है। आखिरकार हेवी मिस्ट सेक्ट के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह शिष्यों पर हमला नहीं कर सकता जो टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। घटिया चींटियों, फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। सीन बदलता है। लूशियान अपने सारे पत्ते इस्तेमाल कर चुका है। वह घोस्ट फेस्ट पीच ब्लॉसम डीमन को पलटकर मार देता है और भारी संख्या में अंक हासिल करता है, जिससे वह लीडर बोर्ड के शीर्ष पर पहुंच जाता है। अचानक एक गुस्सैल वांडरिंग घोस्ट उसके सामने प्रकट होता है, जमीन पर 3 चीजें फेंकते हुए और ठंडे स्वर में कहता है, आज मेरा मूड खराब है। तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं, एक चुनो। लानत है। लूशियान जल्दी से 20 टेमिंग ब्लड पैक्ट चुन लेता है। तिरस्कारपूर्वक वह टिप्पणी करता है, बेकार की चीज, यह शीर्ष 10 में भी नहीं आ पाएगी। सेक्ट के संसाधनों की कैसी बर्बादी है। डरा हुआ लूशियान ठंडे पसीने में भीग जाता है। वांडरिंग घोस्ट के जाने के बाद लूशियान 20 टेमिंग ब्लड पैक्ट उठाता है और भ्रम में अपना सिर खुजलाता है। यह क्या चीज है और मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? पेई लिंग एक क्रिस्टल आईने के माध्यम से देखता है कि लूशियान, जिसे मर जाना चाहिए था, अब पॉइंट्स लीडर बोर्ड के शीर्ष पर है। इसका मतलब है कि उसने निश्चित रूप से घोस्ट फेस्ट को मार डाला है, पीच ब्लॉसम डीमन और कीमती संसाधन हासिल किए हैं। जैसे ही पेई लिंग यह सोच रहा होता है, लूशियान की रैंकिंग अचानक कई स्थान नीचे गिर जाती है। पेई लिंग तुरंत समझ जाता है, लगता है वांडरिंग घोस्ट ने उसके साथ पहले ही एक सौदा कर लिया है। खैर, देखते हैं उसने क्या चुना। पेई लिंग सोचता है। लूशियान ने 20 टेमिंग ब्लड पैक्ट चुना। सिर्फ इसका नाम सुनकर ही यह स्पष्ट है कि यह जानवरों को वश में करने की एक तकनीक है। इस 20 टेमिंग ब्लड पैक्ट के साथ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उस बदमाश पेई लिंग को नहीं हरा पाऊंगा। अचानक बगल से एक घटिया आवाज आती है, बिल्कुल बुरा नहीं, मुझे ठीक यही चाहिए था। चौंक कर लूशियान जल्दी से तकनीक को अपनी पीठ के पीछे छिपा लेता है। पेई लिंग, अपनी किस्मत मत आजमाओ, तुम सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बना रहे हो? लूशियान शिकायत करता है। पेई लिंग जवाब देता है, खैर हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, है ना? अब मुझे वह 20 टेमिंग ब्लड पैक्ट चाहिए जो तुम्हारे पास है। मुझ पर एक एहसान करोगे? यह सुनकर लूशियान गुस्से में आ जाता है, लेकिन पेई लिंग की भयानक आभा को देखते हुए वह सीधे जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। इसके बजाय वह अनिच्छा से पेई लिंग को शांत करने के लिए एक स्पिरिचुअल विजन तकनीक पेश करता है। हालांकि पेई लिंग इसे स्वीकार करने पर फिर भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाता। वह 20 टेमिंग ब्लड पैक्ट हासिल करने पर तुला हुआ है। दोनों के बीच तनाव जीवन और मृत्यु की स्थिति तक बढ़ जाता है। लूशियान निराशा में एक खूंट पुराना खून थूकता है और एक गोली निकालते हुए कहता है, यह मेरे सेक्ट की गुप्त कला है, द 5 पॉइजन पिल। यह सभी शक्तियों को बढ़ाती है लेकिन आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाती है।
देखते हैं कि तुम यह झेल पाते हो या नहीं। वह गोली निगल लेता है और उसकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। पेई लिंग कोई जोखिम न लेते हुए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चैनलाइज करता है। हालांकि अगले ही सेकंड लूशियान भाग जाता है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, पेई लिंग जल्दी से एक ताबीज निकालता है और सोल एक्सप्लोजन तकनीक को सक्रिय करता है। हालांकि तैयार होने के बावजूद लूशियान इस हद तक उड़ जाता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। अनिच्छा से लूशियान 20 टेमिंग ब्लड पैक्ट पेई लिंग को सौंप देता है। जैसे ही पेई लिंग उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक विशाल 5 पॉइजन पाम उस पर उतरता है। ठीक जब ऐसा लगता है कि वह इससे बच नहीं सकता, वुल्फ किंग पेई लिंग के लिए घातक हमले को रोकने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। घायल वुल्फ किंग को देखकर पेई लिंग के भीतर एक अज्ञात भावना की लहर उठती है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसे खुद को संभालना होगा और दुश्मन का सामना करना होगा। उसके आश्चर्य के लिए लूशियान पहले ही भाग चुका है। असंतुष्ट होने के बावजूद पेई लिंग उसका पीछा नहीं करता। उसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। इसके अलावा लूशियान एक लीक की तरह बढ़ता रहेगा जिसे काटा जाता है और फिर से उग आता है ताकि फिर से काटा जा सके। अंत में वह जो कुछ भी इकट्ठा करेगा वह मेरा होगा। अब मेरी प्राथमिकता इस 20 टेमिंग ब्लड पैक्ट का उपयोग करके एक फाउंडेशन रेल्म के जानवर के साथ एक संधि करना है। पहला प्राणी जिसके बारे में पेई लिंग सोचता है वह वुल्फ किंग है, लेकिन उसे लगता है कि उस जानवर का उपयोग करना, उस पर 20 टेमिंग ब्लड पैक्ट का उपयोग करना बर्बादी होगी। वह पहले से ही पेई लिंग को अपना स्वामी मानता है, इसलिए किसी अनुबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आईने के भीतर की दुनिया में उसकी देखभाल करने के लिए एक परिवार है। इसलिए वह आईने के भीतर की दुनिया में रहने वाले कई अन्य दुर्जय जानवरों की सिफारिश करता है, जैसे कि 3 पूंछ वाला स्पिरिट लेपर्ड और हरे पंखों वाला ड्रैगन हॉर्स और बच्चे के सिर वाला अजगर। उनमें से सबसे चुनौतीपूर्ण स्नो फॉक्स डीमन है, जिसके पास एक दुर्लभ ब्लड लाइन है और वह भ्रम और दिल खाने की क्षमताओं में माहिर है। इसका जिक्र करने मात्र से ही वुल्फ किंग की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ जाती है। पेई लिंग तुरंत वुल्फ किंग के डर को भांप लेता है। अगर वुल्फ किंग भी इस जानवर से डरता है तो वह निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा। मैं स्नो फॉक्स डीमन के लिए जाऊंगा, वह फैसला करता है। वुल्फ किंग के स्नो फॉक्स डीमन के साथ अपने बुरे अनुभवों के आधार पर जोरदार मना करने के बावजूद पेई लिंग का मानना है कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। आसान जीव उसके किसी खास काम के नहीं होंगे। इसलिए वह और वुल्फ किंग स्नो फॉक्स डीमन के इलाके में घुस जाते हैं। मामले को जल्दी खत्म करने की चाह में पेई लिंग सीधे खुद को सामने ले आता है और स्नो फॉक्स डीमन को अनावश्यक पीड़ा से बचने के लिए जानवर वशीकरण रक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने की धमकी देता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब स्नो फॉक्स डीमन बिना एक पल की झिझक के सहमत हो जाता है। एक हैरान पेई लिंग पूछने ही वाला था कि वह जीव विरोध क्यों नहीं कर रहा। तभी स्नो फॉक्स डीमन समझाता है, मैं इस जगह से ऊब गया हूं। मैं कुछ समय से बाहर घूमना चाहता था। उत्साहित पेई लिंग जल्दी से स्नो फॉक्स डीमन के साथ जानवर वशीकरण रक्त समझौते को अंतिम रूप देता है। और भी आश्चर्य की बात तब होती है जब स्नो फॉक्स डीमन खजानों का एक जखीरा सौंपता है जो उसने शीशे के भीतर की दुनिया में वर्षों से इकट्ठा किया था। यह जानने के बाद कि पेई लिंग को बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में अंक अर्जित करने के लिए उनकी आवश्यकता है, यह पेई लिंग को बेहद खुश कर देता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे देवता आखिरकार उसके अनुभव किए गए दुर्भाग्य की भरपाई कर रहे हैं। पेई लिंग बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता का विजेता बन जाता है, जिससे हर कोई प्रभावित होता है। जीन बहनें और अन्य लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और लिलियू तो खुद पेई लिंग पर झपट पड़ती है। जैसे ही पेई लिंग को लगता है कि उसका जीवन पूर्णता के एक बिंदु पर पहुंच रहा है, अचानक एक संदेह पैदा होता है। रुको, लिलियू, क्या यह कुछ ज्यादा बेलगाम नहीं है? मैं जरूर किसी भ्रम में हूं, वह सोचता है। यह पहचानते हुए पेई लिंग सिस्टम पर चिल्लाता है, मैं तुरंत आध्यात्मिक दृष्टि तकनीक का अभ्यास करना चाहता हूं। हवा का एक झोंका पिछले भ्रामक दृश्यों को उड़ा ले जाता है। वास्तविकता में लौटकर
पेलिंग खुद को अभी भी शीशे के भीतर की दुनिया की घाटी में पाता है। थोड़ी ही दूर पर वुल्फ किंग मल खा रहा था। उसकी आंखों में परम आनंद का भाव था, जैसे कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यंजन हो। पेलिंग का चेहरा एकदम से बदल जाता है। हालांकि वह पहले भी भ्रम में फंस चुका है, वह हमेशा उनका पता लगा लेता था। इस बार उसे पता ही नहीं चला कि वह कब भ्रम में पड़ गया। अगर भ्रम में हुई बेतुकी घटना न होती तो शायद उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह भ्रम में था। कांपता हुआ पेलिंग स्नो फॉक्स डीमन की ओर मुड़ता है। मैं एक ही भ्रम में 2 बार नहीं फंसूंगा, वह डीमन पर वार करने के लिए अपनी तलवार निकालते हुए कहता है। हालांकि अगले ही पल उसका जीवनघाती ब्लेड जमीन पर गिर जाता है और वह खुद को एक छोटे पीले कुत्ते में बदला हुआ पाता है। पूरी तरह से अपमानित महसूस करते हुए गुस्से में वह अपने सिस्टम में एक क्लिक फंक्शन का उपयोग करके तुरंत रक्त पिपासु ब्लेड तकनीक का अभ्यास करता है। फिर भी जैसे ही वह स्नो फॉक्स डीमन को पीछे धकेलता है, वुल्फ किंग उस पर झपट पड़ता है। मानो वह भोजन के लिए लड़ने वाला कोई और आवारा कुत्ता हो। वुल्फ किंग बड़बड़ाता है, यह स्वादिष्ट मल केवल मेरा है। पेलिंग का चेहरा काला पड़ जाता है। उसने मान लिया था कि भले ही स्नो फॉक्स डीमन वुल्फ किंग से ज्यादा मजबूत हो, वे मिलकर उसे वश में कर सकते हैं। उसने डीमन की भ्रामक तकनीक की उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी भयानक होगी। अपने असली प्रतिद्वंद्वी से मिले बिना ही उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई भी जोखिम उठाने की हिम्मत न करते हुए। पेलिंग जल्दी से अपने सिस्टम का उपयोग करके एक क्लिक में आत्मा विस्फोट तकनीक का अभ्यास करता है। सिस्टम द्वारा निर्देशित पेलिंग के हाथ एक काले शटल को बुलाते हैं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति के हेरफेर से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे स्नो फॉक्स डीमन का असली रूप सामने आ जाता है। एक शुद्ध और मासूम दिखने वाली युवा लड़की जो रोते हुए शिकायत करती है, तुम बहुत बड़े धमकाने वाले हो। जैसे ही पेलिंग उसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने वाला होता है। जानवर वशीकरण रक्त समझौते पर स्नो फॉक्स डीमन एक दयनीय अभिनय करती है। मालिक, क्या मैं अब से सिर्फ आपकी बात सुन सकती हूं? इस समझौते को दूसरे डीमंस को वश में करने के लिए बचा लो। पहले धोखा खा चुका पेलिंग स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा नहीं करता। वह उसका चेहरा बिगाड़ने की धमकी देता है और अगर वह हस्ताक्षर करने से इनकार करती है तो संप्रदाय के अंक अर्जित करने के लिए उसके फर का उपयोग करेगा। यह सुनकर स्नो फॉक्स डीमन नाराज हो जाती है। मेरे पास फॉक्स डीमंस का महान खून है, अब मुझे इस अपमानजनक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। हालांकि पेलिंग की जोरदार मांग के तहत वह अनिच्छा से समझौते के लिए सहमत हो जाती है। पेलिंग अभी भी संतुष्ट नहीं है। तुम्हारी जान बख्शने में मेरे पहले ही बहुत सारे पॉइंट्स चले गए हैं, अब मुझे बताओ कि मुझे खजाने कहाँ मिल सकते हैं। खोए हुए पॉइंट्स की भरपाई के लिए उसका व्यवहार एक बेईमान कॉर्पोरेट बॉस जैसा है। स्नो फॉक्स डीमन ने कड़वाहट से सोचा, हालांकि मैं युशोजाओ हूं। मैं यहाँ हेवी मिस्ट सेक्ट द्वारा कैद हूं, फिर भी मैं एक स्थानीय शासक हूं। अब यह स्नो बड़ी मुझ पर हावी हो रहा है। उसने पेलिंग को 3 खतरनाक जगहों की सलाह देते हुए सोचा। इटर्नल साइलेंस कॉटेज अपने कॉर्प्स किंग फ्लावर के साथ, द डे केव अपने 1000 साल पुराने आध्यात्मिक पौधों के साथ और ड्रीम रिज जो प्राकृतिक खजानों से भरा है। वह खुद भी इन जगहों पर हल्के में जाने की हिम्मत नहीं करेगी। कम से कम पेलिंग अपना एक अंग खो देगा। हालांकि जैसे ही युशोजाओ आत्मसंतुष्ट महसूस कर रही थी, अपनी चालाकी पर उसे एहसास होता है कि पेलिंग उसकी योजना समझ गया है। उसने तो अकेले खजाने लाने का निर्देश देकर पासा ही पलट दिया। उलझन और पछतावे में युशोजाओ ने जल्दी से दावा किया कि वह बहुत घायल है और उसे आराम करने की जरूरत है, लेकिन पेलिंग उसकी एक नहीं सुन रहा था। उसने उसे 3 दिन दिए और वुल्फ किंग के साथ और लीक काटने चला जाता है। सीन कट होता है लूसियन पर, जो 2 कल्टीवेटर्स द्वारा इकट्ठा किए गए खजानों को जमा कर रहा है। पेलिंग से भागने के बाद से उसने सहयोग का बहाना इस्तेमाल किया है, आईने के भीतर की दुनिया के सभी कल्टीवेटर्स को इकट्ठा करने और उन्हें नापाक तरीकों से अपने नियंत्रण में लाने के लिए। अब उसे बस अपने गुर्गों के लौटने का इंतजार करना है और खजानों के साथ, और वह जीत की घोषणा करने से पहले 10,000 पॉइंट्स तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होगा। हालांकि वह आईने के भीतर की दुनिया के सभी कल्टीवेटर्स को एकजुट करने का इरादा रखता है।
पी लिंग को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वह अपने भविष्य की कल्पना कर रहा होता है, पी लिंग उसे खोजने की पहल करता है। लूसियन तुरंत सतर्क हो जाता है। जिन सभी कल्टीवेटर्स को वह नियंत्रित करता है वे खजाने की तलाश में बाहर हैं, और वे दोनों पी लिंग और पन्ना आंखों वाले ब्लड वुल्फ किंग दोनों का सामना करने के लिए काफी नहीं है। यह जानते हुए कि वह कमजोर है, लूसियन ने जल्दबाजी में दोनों कल्टीवेटर्स को पी लिंग की ओर धकेल दिया। भागने के लिए समय खरीदने की उम्मीद में पी लिंग का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं है। वह वुल्फ किंग को दोनों कल्टीवेटर्स से निपटने का आदेश देता है, जबकि वह लूसियन को उसकी गुफा में गहराई तक घेर लेता है। कोई रास्ता न देखकर लूसियन दया की भीख मांगता है। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वे सारे खजाने जो मैंने दूसरों को इकट्ठा करने का आदेश दिया है, यहाँ तक कि मेरे लियूजियो वंश की गुप्त कलाएं भी। वह पेशकश करता है। हालांकि पी लिंग अविचलित रहता है। अपने आखिरी शब्द कह लो, एक बार जब तुम मर जाओगे तो सब कुछ मेरा हो जाएगा, वह कहता है और लूसियन की ओर अपनी तलवार घुमाता है। इस बीच युशोजाओ एक पेड़ पर लेटी अपनी ही कारीगरी की प्रशंसा कर रही है। वह अपने कुत्ते जैसे मास्टर पी लिंग के लिए कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। भ्रम का उपयोग करके वह आईने के भीतर की दुनिया में बचे कुछ कल्टीवेटर्स को इटर्नल साइलेंस कॉटेज में जाने के लिए धोखा देती है। फिर वह कॉर्प्स किंग फ्लावर की ओर दौड़ती है, जबकि मरे हुए लोगों का ध्यान कल्टीवेटर्स भटका रहे होते हैं। कुछ ही पलों में उसने कॉर्प्स किंग फ्लावर को हासिल कर लिया। दुर्भाग्य से धोखे में आए कल्टीवेटर्स बिना वजह जाने मर जाते हैं। उनकी चीखें सुनकर युशोजाओ को लगता है कि यह पी लिंग के खिलाफ एक और चतुर चाल का मौका चुकने जैसा है। आउटर सेक्ट कॉम्पिटिशन जल्द ही समाप्त हो जाता है। पी लिंग अकेले ही 3 फाउंडेशन रेल्म एक्सपर्ट्स को मार डालता है और हाल ही में वश में किए गए स्नो फॉक्स डीमन को बाकी को खत्म करने के लिए भेजता है। जो 4 डोमेन के बीच एक प्रतियोगिता होनी थी, वह एक वन मैन शो में बदल जाती है। हेवी मिस्ट सेक्ट के उच्च पदस्थ सदस्यों को आश्चर्यचकित करते हुए फेरी ली को भी लगता है कि सामान्य पुरस्कार अब उसके लिए पर्याप्त नहीं है। जियोसी ने पी लिंग को बनाने का सुझाव दिया। जियान शेंग लिनेज का अस्थायी सेक्ट मास्टर, जिससे फेरी ली तुरंत सहमत हो जाती है। आखिर उस बेकार जिंग शान इतने लंबे समय से बिना किसी प्रगति के खनन कर रहा है। थोड़ा दबाव उसके लिए अच्छा होगा। उसी समय पी लिंग और युशोजाओ खुद को एक झील के ऊपर टेलीपोर्ट हुआ पाते हैं। हालांकि पी लिंग पूरी तरह से भ्रमित है। मैंने अभी अभी लूसियन के शरीर को इकट्ठा करना समाप्त किया है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे अभी तक 10,000 पॉइंट्स तक नहीं पहुँचना चाहिए था, वह सोचता है। फिर भी सेक्ट के उच्च पदस्थ सदस्यों और महल के पास आ रहे सुपरवाइजर सहित हर कोई उसे जीतने के लिए बधाई दे रहा है। आउटर सेक्ट कंपटीशन में पहला स्थान यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है और युशोजाओ की शरारत पर शक करते हुए पी लिंग गुस्से से आगबूला हो जाता है। उसने एक खून का समझौता किया था और फिर भी मुझ अपने मास्टर के खिलाफ जाने की हिम्मत करती है। उसे सबक सिखाना होगा, वह फैसला करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सोल एक्सप्लोजन तकनीक का अभ्यास करता है। फिर पूरे सेक्ट की निगरानी में वह शांति से अपना लाइफ लोथिंग ब्लेड फेंकता है। महल के सुपरवाइजर की ओर अनजाने में सुपरवाइजर सहज रूप से ब्लेड को अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच पकड़ लेता है। एक जोरदार धमाके के साथ जीवन से घृणा करने वाला ब्लेड टूट जाता है, लेकिन सुपरवाइजर को कोई चोट नहीं आती। थोड़े हैरान भाव के साथ वहीं खड़ा है। अभी अभी क्या हुआ? पहले शोरगुल वाला पंथ एकदम भयानक रूप से शांत हो जाता है। पी लिंग अपरिवर्तित वातावरण और मौत जैसे सन्नाटे को देखता है। अचानक उसे कुछ एहसास होता है। क्या यह एक भ्रम नहीं है? क्या मैंने अभी अभी दक्षिणी डोमेन लॉर्ड से भी ज्यादा भयानक किसी पर हमला कर दिया? इस पल सबके सामने युशोजाओ पूरी तरह से दंग है। यह जाहिर तौर पर हेवी मिस्ट पंथ का कोई बड़ा आदमी है। मैं सच में नहीं समझ पा रही कि मेरा मूर्ख मास्टर क्या सोच रहा है। हालांकि चूंकि उसकी जान उसके मास्टर से बंधी है, उसके पास पी लिंग को धीरे से याद दिलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वह उसे जल्दी से घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के लिए कहती है। यह सुनकर पी लिंग को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और तुरंत युशोजाओ की नाक पर उंगली उठाकर कोसता है। तुम नीच प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर भ्रम का इस्तेमाल करने की? फिर वह बेशर्मी से दावा करता है कि उसे एक भ्रम ने धोखा दिया था और उसका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हालांकि वहां मौजूद हर व्यक्ति एक बहुत ही निपुण साधक है। उनके लिए यह साफ है कि पी लिंग अपने कामों से पूरी तरह वाकिफ था।
वह किसी भ्रम में नहीं था, बस कोई भी उसे बेनकाब करने का फैसला नहीं करता है। जहां तक महल के सुपरवाइजर की बात है, वह पेई लिंग में देखता है पंथ के संस्थापक कुलपति जैसी ही अदम्य भावना। एक छोटी सी बात पर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए वह प्रतीकात्मक रूप से उस पर 20,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का जुर्माना लगाकर हाथ हिलाकर उसे जाने देता है। महल का सुपरवाइजर झील के पानी को हिलाता है और 10 सेवक आगे आते हैं। प्रत्येक गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के साधना स्तर का है। वे पंथ द्वारा गुलाम बनाए गए 10 कुलों में सबसे मजबूत हैं। इस तरह की गहरी नींव वास्तव में पेई लिंग को चकित कर देती है। इसके बाद नियमित पुरस्कार समारोह होता है, जिस पर पेई लिंग ज्यादा ध्यान नहीं देता है जब तक कि महल का सुपरवाइजर यह उल्लेख नहीं करता कि चैंपियन होने के नाते पेई लिंग एक सच्ची विरासत चुनने का हकदार है। साधना मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक सच्ची विरासत में पंथ की अलग अलग विरासतें होती हैं। जैसे ही पेई लिंग बोलने वाला होता है, झाओ मेली आगे आती है। मैंने सुना है कि तुम में एक कातिलाना प्रवृत्ति है और मेरा रक्तपथ तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। साथ ही तुम झाओ कबीले से किसी भी महिला को अपनी पत्नी या उपपत्नी के रूप में चुन सकते हो। इसके अलावा फेरी ली तुम्हें जो कुछ भी दे सकती है, मैं उसका 10 गुना दे सकती हूँ। पेई लिंग अचानक सोचता है कि झाओ मेली फेरी ली से कहीं बेहतर लगती है। हालांकि जो वफादारी में डगमगाते हैं, उन्हें अक्सर खुद भी त्याग दिया जाता है। अगर मैं फेरी ली को धोखा देता हूं तो भविष्य में निश्चित रूप से दूसरों से धोखा खाऊंगा। इसके अलावा फेरी ली के बिना मैं आज जिंदा नहीं होता। वह बिना किसी हिचकिचाहट के धन्यवाद करता है और फेरी ली को चुनता है। पेई लिंग के परिपक्व और सुंदर फेरी ली को चुनने के बाद फेरी ली झाओ मेली को नजरअंदाज करती है और पेई लिंग के पास जाती है। वह उससे पूछती है कि वह अपने मुख्य साधना पथ के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के पेई लिंग ब्लेड का रास्ता चुनता है। आखिरकार फेरी ली द्वारा उसे सिखाई गई पहली तकनीक ब्लडथर्स्टी ब्लेड तकनीक थी। फिर फेरी ली पेई लिंग को एक गुप्त मैनुअल देती है, जिसे नाइट इंसिनरेशन स्क्रॉल कहा जाता है, जो पवित्र पंथ में एक शीर्ष स्तरीय ब्लेड तकनीक है। यह इन्फर्नल फ्लेम वर्ल्ड एंडिंग सब्टल्टी की भव्य विधि के लिए एक पूर्वापेक्षा है। वह कहती है कि यह उसकी फाउंडेशन क्षेत्र की साधना के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, और जब वह गोल्डन कोर चरण में पहुंच जाएगा तो वह उसे उन्नत तकनीक देगी। जैसे ही पेई लिंग साधना विधि को स्वीकार करने वाला होता है, झाओ मेली पास आकर कहती है, जूनियर ब्रदर पेई, अभी भी वापस मुड़ने में देर नहीं हुई है। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर ब्लेड तकनीक ढूंढ सकती हूँ, कीमत की परवाह किए बिना। इसके अलावा यह कोल्ड स्टोन नहीं समझती कि पुरुष साधकों को वास्तव में क्या चाहिए। हालांकि पेई लिंग विनम्रता से मना कर देता है, यह कहते हुए कि फेरी ली उतनी ठंडी नहीं है जितनी वह दिखती है जब वे अकेले होते हैं। यह देखकर फेरी ली सहमति से मुस्कुराती है और पेई लिंग को ब्लेड ढालने पर एक स्क्रॉल देती है। चूंकि तुम्हारा जीवन से घृणा करने वाला ब्लेड टूट गया है, इस अवसर का लाभ उठाकर एक ऐसा हथियार बनाओ जो वास्तव में तुम्हारा हो। दूसरों का दिया हुआ उपहार कभी भी तुम्हारे दिल से पूरी तरह मेल नहीं खा सकता। वह कहती है। पेई लिंग उसकी विचारशील व्यवस्था से बहुत प्रभावित होता है और जल्दी से एक जेड स्लिप पेश करते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर ली, मुझे एक मिशन के दौरान स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन निर्माण तकनीक मिली थी और इसे आपके आनंद के लिए आपको अर्पित करता हूं। यह सुनकर पंथ के उच्च अधिकारी जो सिर्फ देख रहे थे सभी चौंक जाते हैं। झाओ मेली विशेष रूप से ईर्ष्यालु है, यह सोचकर कि फेरी ली को पेई लिंग के पास मौजूद स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन निर्माण के बारे में जरूर पता होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं किसी भी कीमत पर पेई लिंग को अपनी तरफ करने की कोशिश करती। जेड स्लिप की जांच करने के बाद ली लियू जल्दी से पुष्टि करती है कि यह कर्स्ड घोस्ट फाउंडेशन नामक एक तिहरी ट्रिब्यूलेशन फाउंडेशन विधि है, जो दोहरी ट्रिब्यूलेशन फाउंडेशन से अधिक मजबूत है। जो उसने बनाया था वह मन ही मन सोचती है कि मैं दूसरों को यह पता नहीं चलने दे सकती, क्योंकि इससे मेरे और पेई लिंग के लिए केवल और अधिक मुसीबतें ही आएंगी। इसी सोच के साथ वह जेड स्लिप नीचे रखती है और सिर हिलाकर कहती है कि यह वास्तव में एक हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक है, लेकिन दुख की बात है कि यह सिर्फ एक एकल ट्रिब्यूलेशन फाउंडेशन विधि है। यह सुनकर कि यह केवल एक एकल ट्रिब्यूलेशन फाउंडेशन है, आसपास के उच्च पद के सदस्यों की रुचि काफी कम हो जाती है। दृश्य बदलता है और हम झो मियाओली को उसके निवास पर वापस पाते हैं। अभी भी ली लियू से नाराज है। एक एकल ट्रिब्यूलेशन हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक शायद बस सोने पर सुहागा हो, लेकिन उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। झो परिवार को एक वैवाहिक गठबंधन की व्यवस्था करनी पड़ी थी।
शी होंग परिवार के साथ ठीक इसीलिए क्योंकि उनके पास हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग विधि की कमी थी। एक होने का मतलब होगा कि उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक दासी सावधानी से पूछती है कि क्या उन्हें इस एहसान फरामोश पेई लिंग को खत्म करने के लिए किसी की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि झो मियाओली की आंखों में कातिलाना इरादा चमकता है। वह जल्दी से अपने गुस्से पर काबू पाती है। पेई लिंग ने अभी अभी ग्रैंड कंपटीशन जीता है और वह सुर्खियों में है और सेक्ट इस तरह की बदमाशी की इजाजत नहीं देगा। और ली लियू निश्चित रूप से उसके साथ कुछ भी नहीं होने देगी। वह मन ही मन सोचती है कि मैं पेई लिंग से संपर्क करने का एक मौका ढूंढूंगी। जब तक वह हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग को छोड़ने के लिए तैयार है, मैं उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूं। इस बीच यह जानने के बाद कि पेई लिंग की हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग की समझ पूरी तरह से कर्स्ड घोस्ट फाउंडेशन से आती है, ली लियू उसे एक संक्षिप्त विवरण देती है। वह कहती है कि 9 प्रमुख सेक्ट्स में से एक में भी हेवी मिस्ट सेक्ट के पास केवल 3 प्रकार की हेवनली डाओ फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीकें हैं। कुई युआन फाउंडेशन, सु परिवार द्वारा नियंत्रित मिंग शुआई फाउंडेशन, शिहोंग परिवार के स्वामित्व वाला, और मेरे ली परिवार का शानवू फाउंडेशन। होली सेक्ट में तीनों फाउंडेशन दोहरी ट्रिब्यूलेशन हेवनली डाओ फाउंडेशन है। जो तुमने मुझे दिया है वह कर्स्ड घोस्ट फाउंडेशन एक अधिक मजबूत तिहरी ट्रिब्यूलेशन फाउंडेशन है। अगर यह बात बाहर निकल गई तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब जब तुम मेरे लोगों में से एक हो तो तुम्हें कोई छू नहीं सकता, मेरे ली परिवार के लोग भी नहीं। यह सुनकर पेई लिंग तुरंत समझ जाता है कि ली लियू ने तिहरी ट्रिब्यूलेशन फाउंडेशन की असली प्रकृति को छुपाया था। ग्रैंड कंपटीशन के बाद उसकी रक्षा करने के लिए ली लियू फिर पेई लिंग को एक बिल्कुल नया हेवनली डाओ फाउंडेशन लौटाती है और जियो लुनाई को उसे वापस ले जाने का निर्देश देती है। पेई लिंग के जाने के बाद ली लियू एक ठंडी मुस्कान देती है। एक हेवनली डाओ फाउंडेशन के साथ अब हमारे पास योग्यताएं हैं।